आज के सेशन में हम लोग सीपीसी के सेकंड पार्ट की चर्चा करवाएंगे और सीपीसी का सेकंड पार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और मेजॉरली यदि कहा जा सकता है तो एक बहुत बड़ा पार्ट भी है। इस पार्ट में सीपीसी के पार्ट 2 में हम लोग आज चर्चा करवाएंगे एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का अर्थ ये होगा कि जब डिक्री पारित हो जाती है किसी कोर्ट में तो उस डिक्री पारित होने के बाद उसे लागू कैसे करवाया जाए। अब यहां लागू कैसे करवाया जाए तो इसके लिए हमें दो सेगमेंट में देखने होंगे। एक जो सीपीसी का सब्सटेंशियल पार्ट है अर्थात सेक्शनल पार्ट है और दूसरा वो पार्ट जो सीपीसी के ऑर्डर वाले पार्ट्स हैं। तो सेक्शनल पार्ट की यदि बात करें तो यहां भी एक पूरा का पूरा ये पार्ट ही है, इसको हम लोग पार्ट 2 कहते हैं। सीपीसी के पार्ट 2 में इसका मेंशन है और इसमें यदि हम सेक्शंस के बारे में बात करें तो सेक्शन 36 टू 76 तक, ये जो 36 टू 74 तक, इसमें 36 टू 74 सेक्शंस हैं। और ऐसे ही यदि ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर वाले पार्ट में एक ऑर्डर है 21। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो 36 टू 74 30 प्लस सेक्शंस ही यहां आ गए। उसके बाद जो ऑर्डर 21 है, ये सुनने में तो ऐसे ही 21 है लेकिन इसमें ये सबसे बड़ा ऑर्डर है पूरे सीपीसी का। और सबसे बड़ा ऑर्डर का मतलब ये होगा कि इसमें टोटल रूल कितने हैं तो 1 से लेके 106 तक, अर्थात 106 106 रूल है इसमें। और 36 टू 74 अर्थात लगभग 32 के करीब 32 के करीब, क्योंकि 2-3 सेक्शंस इसमें से ओमिटेड भी कर दिए गए हैं। तो अर्थात ये होगा कि इसमें 32 के आसपास या 34 के आसपास टोटल सेक्शंस और उन सेक्शंस के साथ 106 रूल्स हमें पढ़ने हैं। और इन रूल्स को जब पढ़ेंगे तब जाकर आपको एग्जीक्यूशन के बारे में एक समग्र जानकारी मिल पाएगी। हम कोशिश करेंगे कि पूरे सेक्शनल बाय सेक्शंस या इसके जितने भी सब क्लॉजेस हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे हम लोग करवा लेंगे। इसमें कुछ पार्ट हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपको बेयर एक्ट का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए, बेयर एक्ट को कैसे पढ़ा जाए। तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस या रूल्स होंगे जहां इंटरप्रिटेशन करना थोड़ा टफ होता है या जहां इंटरप्रेट करना आपके लिए आवश्यक होंगे उसको हम लोग स्पेशल इंटरप्रेट भी करवा लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग चर्चा करते हैं सेक्शनल पार्ट की। तो जो सीपीसी का मेन सब्सटेंशियल अर्थात सेक्शनल पार्ट है उसकी चर्चा करवाएंगे। पार्ट सेकेंड, इसमें जो सेक्शनल पार्ट है क्या है 36 टू 74। अब देखो इस ग्रुप में यदि बांटेंगे तो इस सेक्शंस को भी 10 पार्ट में बांटा गया है, छोटे छोटे सब पार्ट करके 10 पार्ट में बांटे गए हैं। जिसमें जो पहला पार्ट है वो जनरल है, अर्थात एग्जीक्यूशन होता क्या है, एग्जीक्यूशन कैसे किया जाना चाहिए, एग्जीक्यूशन कौन कोर्ट करता है, इसके बारे में जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, जनरल रूल्स हैं, वो यहां 36 और 37 दो सेक्शंस में भी है। और इसके अलावा जब रूल में चलोगे तो रूल 20 ऑर्डर 21 का रूल फर्स्ट एंड सेकंड में भी इसके बारे में कुछ बातें की गई है। तो यहां जनरल जो कंसर्न्स होंगे वो होगा 36 एंड 37। इसके अलावा जो क्वेश्चंस अर्थात कोर्ट बाय व्हिच द डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड, कौन सा कोर्ट, मान लो पहले बात दो कंसर्न्स यहां ध्यान रखो कि जब डिक्री के एग्जीक्यूशन की बात आती है तो यहां मूलतः समझना क्या है, आपको मूलतः समझना है कि पहले डिक्री क्या हुआ। डिक्री का मतलब हुआ फाइनली जो राइट्स थे या लायबिलिटीज थे उसको डिसाइड कर दिया गया, ये एक प्रश्न है। अब दूसरा कंसर्न होगा कुछ डिक्री को लागू कैसे करवाया जाए। मान लो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, इससे तो कुछ होगा नहीं जब तक उसका जो फ्रूट्स है, उसके जो बेनिफिट्स हैं या जो उसके हार्म्स हैं, जो भी उससे संबंधित व्यक्ति है उस पर वो इंप्लीमेंट नहीं हो तब तक इसका कोई महत्व नहीं होता। तो यहां एग्जीक्यूशन के संबंध में दो प्रश्न आएंगे कि एग्जीक्यूशन कौन करवाएगा। तो एग्जीक्यूशन कौन करवाएगा, क्या वो सेम कोर्ट ही करवाएगा जिसने डिक्री दिया है या दूसरा कोर्ट भी करवा सकता है। अब इसमें भी प्रश्न आएंगे कि वो जो कोर्ट होगा वो कोर्ट की कैसे कंसर्न्स होंगे। यदि वो एपीलीट कोर्ट रहा है, यदि कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो एपीलीट कोर्ट है तो क्या होगा, या फिर क्या जो मूल कोर्ट है वो क्या होगा, या फिर यदि प्रॉपर्टी एटसेट्रा, अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट में कई जगह पढ़ा कि जहां कोर्ट की अधिकारिता सीमा से बाहर होता है, तो इसमें भी है कि टेरिटोरियल अधिकारिता यदि बाहर है तब भी अब वहां कोर्ट अपनी सिस्टम्स को लागू नहीं कर सकता। ऐसे परिस्थिति में क्या होगी, तो ये सारे कंसर्न्स हम लोग इसमें चर्चा करवाएंगे। तो जो पार्ट सेकंड है उसमें ये बताता है कि कोर्ट which have to execute the decree, या वो कौन सा कोर्ट है जो डिक्री को एग्जीक्यूट करेगा। तो कोर्ट, इसमें दूसरा पार्ट क्या होंगे, which execute the decree, execute the decree, जो डिक्री को एग्जीक्यूट करेगा। ये 38 टू 46 यहां तक मेंशन है। जनरल रूल में है 36 37, डिक्री कौन पारित करेगा क्या होगा, उसके बाद डिक्री को एग्जीक्यूट कौन करेगा
इसके लिए जो सेक्शंस है वो 38 टू 46 है। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है इसमें, क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, अर्थात जो कोर्ट एग्जीक्यूट कर रहा होगा डिक्री को, उसके भी कंसर्न्स होंगे कि वो क्वेश्चंस, उसमें कुछ कंसर्न्स होंगे कि पार्टी कौन है, एप्लीकेबल किस पे होगा, या कुछ अन्य भी कंसर्न्स है या नहीं है। ये एग्जीक्यूटिव कोर्ट भी डिसाइड करने के कुछ राइट्स होते हैं। हाँ, कुछ कंसर्न्स ऐसे होते हैं जहां एग्जीक्यूटिव जो कोर्ट है उस कोर्ट को केवल और केवल लागू भी करने होते हैं, कुछ अधिकार उसके बस की नहीं है, मतलब कुछ मुद्दे पे कंसर्न्स रखना। तो ये दोनों ही कंसर्न्स होंगे। तो एग्जीक्यूटिव जो तीसरा पार्ट है इसका क्या है कि क्वेश्चन डिटरमाइंड बाय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। तीसरा पार्ट इसका क्या होगा, कहा जाता है कि क्वेश्चन डिटरमाइंड बाय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। अब ये जो क्वेश्चन डिटरमाइंड बाय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कौन सा क्वेश्चन, अब यहां ध्यान रखो, जिस कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, डिक्री दिया है, उस कोर्ट में जो जो डिसीजन करने थे वो डिसीजन तो हो गया। अब कंसर्न से एग्जीक्यूशन के संबंध में जो यदि कुछ प्रश्न होंगे तो किन प्रश्नों को ये डील कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसके बारे में जो सेक्शंस है ये है सेक्शन 47 में। 47 में ये कहा गया। इसके बाद जो चौथा पार्ट है इसका मतलब इसमें यह है कि ट्रांसफर एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ट्रांसफरी एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये किस कंसर्न्स में होंगे, 49 और 50 में होंगे, एंड सो ऑन। टोटल लगभग 10 पार्ट में इसको हम लोग बांटेंगे। अब ये जो टोटल 10 पार्ट होंगे, तो आज हम चाहेंगे कि कम से कम फर्स्ट 2 पार्ट समझ में आ जाए। फर्स्ट 2 पार्ट का मतलब ये होगा, इस पार्ट को हम चाहेंगे क्लियर कर लें। जैसे एक तो जनरल पार्ट कि सेक्शन 36, 37, और दूसरा कि द कोर्ट व्हिच एग्जीक्यूट द डिग्री, अर्थात 38 टू 46, इन दोनों सेगमेंट को हम लोग चर्चा करवा लेंगे। विशेषता आप ये कह सकते हो कि आज हम लोग 36 टू 46 इतने सेक्शंस को कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लो कि एग्जीक्यूशन के कंसर्न्स में हमें मूलतया क्या क्या करना है। इसमें जब एग्जीक्यूटिंग को पढ़ेंगे तो 4-5 कंसर्न्स में ध्यान रखना होगा। पहला कि डिक्री, तो डिक्री होता क्या है ऑलरेडी हमारा कवर हो गया। अब कंसर्न है डिक्री का एग्जीक्यूशन कौन करेगा, एग्जीक्यूशन कौन करेगा। एग्जीक्यूशन के साथ साथ क्वेश्चंस रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन, क्वेश्चंस रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन। तीसरा कंसर्न ये होंगे कि ट्रांसफर ऑफ डिक्री, मतलब डिक्री का ट्रांसफर भी किया जा सकता है। इसके बाद मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, कि किन किन मोड में एग्जीक्यूशन हो सकता है। इसके बाद यदि मोड ऑफ एग्जीक्यूशन में क्या क्या होंगे, क्या उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है या उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, या फिर जो अन्य कंसर्न्स होंगे, यदि मान लो व्यक्ति रेफ्यूट कर रहा है डिक्री को लागू होने में या डिक्री को एग्जीक्यूट होने में, उन कंसर्न्स पे क्या क्या कंसर्न्स किए जा सकते हैं, इन सारे मुद्दों को देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले सेक्शन बाय सेक्शंस की चर्चा करते हैं। देखो ये एग्जीक्यूटिव इन जनरल की बात करें, ये हमारा बेयर एक्ट का सेक्शन है। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इस एक्ट को भी आप देखें ताकि आपके लिए बेयर एक्ट को इंटरप्रेट करना, बेयर एक्ट को समझना भी आपके लिए आसान होगा। तो जो सेक्शन 36 कहता है वो ये है, सेक्शन 36 कहता है कि एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स, अर्थात एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स का मतलब जो ऑर्डर्स होंगे उसके एप्लीकेशन कैसे कैसे होंगे, अर्थात जो डिक्री का कंसर्न है वो क्या होगा। तो इसमें यह कहा गया कि जो डिक्री है या ऑर्डर है, कोर्ट ने जो कुछ भी निर्णय दिया है, निर्णय का मतलब डिक्री और ऑर्डर इसमें दोनों आ जाएंगे। अर्थात एग्जीक्यूशन की जब हम बात करते हैं तो 36 कहता है एप्लीकेशन टू ऑर्डर, मतलब ये होगा कि जो डिक्री की हम बात करते हैं तो डिक्री वाले ही कंसर्न्स वो सारा एग्जीक्यूशन ऑर्डर में भी होगा। क्योंकि ऑर्डर और डिक्री में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिक्री क्या है, डिक्री में सारे के सारे राइट्स एंड लायबिलिटीज डिसाइड कर दिए गए हैं, ऑर्डर में सारे के सारे राइट्स एंड लायबिलिटीज डिसाइड नहीं किए गए हैं, कुछ पर्टिकुलर कंसर्न्स को डिसाइड किया गया है, लेकिन उसे भी लागू करना ही होता है। तो मतलब ये 36 में जो एप्लीकेशन टू ऑर्डर है, इसका मूल उद्देश्य कहना यह है कि जब भाई आप इसको देखेंगे, इस कंसर्न्स में हमारा ये होगा कि डिक्री के लिए जो एग्जीक्यूशन की प्रोसेसेस होंगे वो ऑर्डर पे भी एप्लीकेबल होगा। इसी को आप ऐसे पढ़ो, द प्रोविजन ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इंक्लूडिंग
प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेमेंट एंड ऑर्डर अंडर ए डिक्री, चाहे वो इंक्लूडिंग प्रोविजन रिलेटिंग टू पेमेंट अंडर ए डिक्री, चाहे पेमेंट करने का ऑर्डर हो या पेमेंट की डिक्री हो, सेल सो फार, सेल का मतलब वो भी होगा, सो फार एज दे आर एप्लीकेबल बी डीम्ड टू अप्लाई टू एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर इंक्लूडिंग पेमेंट अंडर एन ऑर्डर। अर्थात ये होगा कि वो प्रोविजन जो इस कोड में अर्थात सीपीसी में लागू है, वो सारे के सारे प्रोविजन, चाहे वो पेमेंट से रिलेटेड हो या नहीं हो या ऑर्डर से संबंधित हो, ऑर्डर में भी पेमेंट, देखो दो कंसर्न्स होंगे, एक तो डिक्री में भी पेमेंट की बात होती है, डिक्री का मतलब यदि पेमेंट का ही कहीं इश्यूज था तो फाइनल डिक्री ही डिसाइड हो गई कि इस व्यक्ति को कितने पे करने हैं, और एक हुआ कि तत्कालिक कंसर्न्स में कितना पे करना है। तो चाहे ऑर्डर हो, ऑर्डर में भी चाहे पेमेंट का हो या नॉन पेमेंट का हो या किसी अन्य कंसर्न्स के हो, या फिर जो डिक्री है चाहे वो पेमेंट से संबंधित डिक्री हो या अन्य संबंधित जो भी डिक्री है, वो सारे ऑर्डर सारे डिक्री का एग्जीक्यूशन एक साथ ही होगा। इस बात को यहां ऐसे कह दिया गया। तो ये समझ में आ गया 36। ये कहता है कि जो एग्जीक्यूशन इन जनरल की हम बात करते हैं उसमें ये एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन ऑर्डर पे भी होगा और डिक्री पे भी होगा। तो इसको हम ये कह सकते हैं फाइनली 36 का मतलब कि एग्जीक्यूशन और डिक्री एंड ऑर्डर दोनों का एक तरह से ही होगा, डिक्री एंड ऑर्डर दोनों का होगा सेम तरीके से। हाँ, स्पेशली यहां ध्यान रखो इन सेम है, लेकिन इसमें स्पेशली ये बात ध्यान रखो इफ अदरवाइज नॉट प्रोवाइडेड, यदि किसी डिक्री या किसी ऑर्डर में स्पेशली इस बात को मेंशन कर दे कि इसको इस पर्टिकुलर तरीके से या इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट करने हैं, तब तो अलग कंसर्न है। ये उस जनरल कंसर्न में है जहां कुछ स्पेसिफिकली आपको डिस्क्राइब या प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। क्लियर? दूसरा कंसर्न होंगे, यहां प्रीलिम्स में भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के जो तरीके होंगे वो डिक्री के एग्जीक्यूशन के तरीके से भिन्न होंगे या नहीं होंगे? तो सामान्यतः कोई कंसर्न नहीं होंगे, सामान्यतः वो दोनों ही सेम होगा। हाँ, स्पेसिफिकली यदि कहीं अदरवाइज ऐसा मेंशन हो या अदरवाइज ऐसा डायरेक्टेड हो तब तो कंसर्न डिफरेंट होंगे। अब यही आ जाता है 37। 37 कहता है डेफिनेशन ऑफ कोर्ट व्हिच पास्ड अ डिक्री, मतलब डिक्री पास किया हुआ, किसने डिक्री पास किया है उस कोर्ट का डेफिनेशन क्या होगा। यहां दो चीजें ध्यान रखो, हमेशा ही यदि जो कोर्ट जिस कोर्ट में मुद्दे को लाया गया था, अर्थात जिस कोर्ट में प्लीडिंग शुरू हुई थी, जिस कोर्ट में केस शुरू हुआ था, हमेशा यह माना जाता है कि वो कोर्ट ही ऑर्डर पास किया है। इसका कंसर्न ये होगा कि आफ्टर यदि मान लो किसी प्रश्न पे कोई प्रश्न आया और उस क्वेश्चंस को लेकर आप अपीलेट कोर्ट में चले गए, अब यदि अपीलेट कोर्ट में चले गए तो अपीलेट कोर्ट ने जो डिग्री फाइनल की है तो अपीलेट कोर्ट ही उसे लागू नहीं करवाएगा, उसके भी लागू करने की जिम्मेदारी उसी कोर्ट को दिया जाएगा जहां आप ओरिजिनली आपने बाद लाया था। इसका कंसर्न यह है कि एक अपीलेट कोर्ट के पास कई छोटे छोटे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, अब इतने ऑर्डर को यदि खुद ही वो डिग्री को लागू करवाना शुरू करे तो मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। इसके लिए हमारे इसमें कानून में नियम बनाया गया कि व्हेरेवर भी, चाहे वो अपीलेट कोर्ट का जजमेंट हो, डिक्री हो, या फिर जिस कोर्ट में मूलतया मामले को लाया गया था उसका डिक्री हो, जहां भी हो वो उसी कोर्ट के द्वारा लागू किया जाएगा जिसमें ओरिजिनली इस मुद्दे को फाइल किया गया था। हाँ, अब यहां एक कंसर्न और होंगे कि मान लो जिस कोर्ट में मुद्दे को फाइल किया गया था वो कोर्ट ही आज खत्म हो गया या उस कोर्ट की एग्जीक्यूशन की पावर खत्म हो गई, ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा? तो ऐसे कंसर्न्स में कहा जाता है कि उसके सब्स्टिट्यूट में यदि कोई कोर्ट बना है, जिस कोर्ट में आज यदि मसले को लाया जाता तो आज किया जाता तो उस कोर्ट में लाया जाएगा। इसको ऐसे समझ लो कि मान लो आपने कोर्ट ए है, इसको ऐसे समझ लो कोर्ट ए है, इस कोर्ट में आपने केस किया, मुद्दे को अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के साथ आप बी में गया, इसके एप्लीकेशन में। अब जब अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में बी में गया और बी ने किसी डिक्री को पारित किया तो इस डिक्री को लागू कौन करवाएगा? इस डिक्री को लागू तो ए ही करवाएगा, लेकिन किसी कंसर्न्स में ए की एग्जिस्टेंस समाप्त हो गई या किसी कानून के तहत ए की एग्जीक्यूटिंग पावर समाप्त हो गई। ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा? तो ऐसे कंसर्न्स में फिर भी डिक्री उस कोर्ट के पास आएगा जिस कोर्ट में यह माना जाएगा कि यदि मुद्दा आज उठा होता, अर्थात जिस मुद्दे को आप ए में लेके आए थे, यदि वही कंसर्न्स आज उठता तो आज किस कोर्ट में आप फाइल करते, आज जिस कोर्ट में आप मुद्दे को फाइल करते वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए उस कोर्ट में आ जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि ए को यदि आपने समाप्त किया तो इसके सब्स्टिट्यूशन में कोई कोर्ट तो बना ही होगा। जो सब्स्टिट्यूशन में आज कोर्ट बना है, आज यदि मान लो ऐसा भी हो सकता है कि इस सब्स्टिट्यूशन में कोई कोर्ट नहीं बना और इसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ही अपीलेट कोर्ट में चला गया। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अपीलेट कोर्ट का मतलब ये होगा कि आप उस अपीलेट कोर्ट में ही सीधे मुद्दे को ले आ सकते हो, तब ऑब्वियसली इसके सारे पावर इसी कोर्ट में निहित हो गए, तब ये डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर देंगे।
यदि इसके सब्स्टिट्यूट में कोई कोर्ट बनाया गया है जिसपे आपको पहले मुद्दे को ले जाना था, तो ये वहां आ जाएगा और ये कोर्ट माना जाएगा कि ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का कोर्ट है और यही कोर्ट में माना जाएगा किसी ने डिग्री पास किया है, भले ही डिग्री पास करे अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा। ये क्लियर हो गया मुद्दा? तो इसको ऐसे समझ लो। अब इसको हम सेक्शनल समझ लेते हैं। 37 ये कहते हैं कि डेफिनेशन ऑफ कोर्ट व्हिच पासेस द डिग्री, जो डिग्री पास करेगा वो कोर्ट कौन सा होगा? तो यह है द एक्सप्रेशन कोर्ट व्हिच पासेस द डिग्री और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। या तो इसका मतलब द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है क्या, द कोर्ट व्हिच पासेस द डिग्री, या तो ये, और वर्ड टू दैट इफेक्ट, इस शब्द के जो प्रभाव है उसकी, सेल इन रिलेशन टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, या फिर ध्यान रखो सेल मतलब उस कंसर्न्स में इन रिलेशन टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, केवल उस कंसर्न्स में जहां डिग्री को एग्जीक्यूट करना है, अन्य कंसर्न्स में नहीं। सेल इन द रिलेशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपंजेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। अब फिर से देखो, अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपंजेंट और द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, मतलब ये होगा कि यदि इसके कुछ विरोधाभास में नहीं हो। रिपंजेंट का मतलब वो कुछ चीजें जो इसके विरोधाभास में अदरवाइज नहीं कहा गया हो। बी डीम्ड टू इंक्लूड, ये क्या क्या होंगे, मतलब समझ में आया? एक ही पैराग्राफ एक्सप्रेशन कोर्ट व्हिच पास द डिग्री, ये क्या होगा, वर्ड्स और दैट इफेक्ट सेल इन रिलेशन टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, डिग्री एग्जीक्यूशन केस में अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपेंडेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, जब तक अन्यथा कोई इससे बाधित ना हो या अन्यथा अदरवाइज ना हो। बी डीम्ड टू इंक्लूड मतलब यह है कि यदि अन्यथा भी कुछ ऐसा है तो ऐसे कंसर्न्स में नहीं होगा। इंक्लूड तो क्या क्या होगा, इसमें आता है ए में कहता है वेयर द डिग्री टू बी एग्जीक्यूटेड हैज बीन पास्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ एपेलेट जुरिस्डिक्शन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। अब यहां ए देख लो, ए कहता है क्या, ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट ऑफ कोर्ट कौन सा कोर्ट होगा, तो कहा जाता है कि वेयर द डिग्री बी एग्जीक्यूटेड, जो डिग्री एग्जीक्यूट किया जाना है, हैज बीन पास्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ एपेलेट जुरिस्डिक्शन, एपेलेट जुरिस्डिक्शन के द्वारा यदि वो ऑर्डर पास किया गया है, कौन सा ऑर्डर या डिग्री जिसको आपको एग्जीक्यूट करना है, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, ऐसे कंसर्न्स में वो क्या होगा, वो कोर्ट माना जाएगा जो फर्स्ट इंस्टेंस, फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब जहां ओरिजिनली बाद लाया गया था, इसका मतलब होगा जहां ओरिजिनली बाद लाया गया था। अब ध्यान रखो, ये इंटरप्रिटेशन इसलिए भी आपको आवश्यकता होती है कि जब आप जुडिशरी के मेंस में लिखने जाते हो या फिर आप इंटरप्रेट करते हो या आप जज बनेंगे या नॉर्मल कंसर्न्स में भी कई बार, तो आपको इंटरप्रिटेशन बहुत मायने रखता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा इस सेक्शनल को भी इंटरप्रेट करवाते चले। अदरवाइज बेसिक सा कंसर्न्स में इसी बात को सिंपल कहा जाए तो क्या था कि कोर्ट कौन सा माना जाएगा, तो यदि अपीलेट कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तब भी वही कोर्ट माना जाएगा उसको लागू करने के लिए जिस कोर्ट में ओरिजिनली मुकदमा हुआ था। अब आएंगे दूसरा, बी में कह रहा है, पहला हो गया ए मतलब क्या हो गया कि जहां अपीलेट कोर्ट के द्वारा पास किया गया है वहां क्या होगा, जहां ओरिजिनली मुकदमे को लाया गया था, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। दूसरे में क्या कह रहा है, बी वेयर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। अभी हमने कहा था ना, जहां कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस सीज्ड टू एग्जिस्ट, या तो वो समाप्त हो गया है मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और टू हैव द जुरिस्डिक्शन टू एग्जीक्यूट इट, या तो खुद सीज हो गया है या किसी कानून के चलते उसके पावर टू एग्जीक्यूट सीज हो गया है। यहां दो कंसेप्ट ध्यान रखो, या तो सीज टू, यहां पूरे शब्द को मत लो, यहां ऐसे ले लो इसको, सीज टू यहां तक इसको एक पार्ट समझना, मतलब उसका अस्तित्व उसका समाप्त हो गया है। क्या एग्जिस्ट मतलब या तो उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है, वो कोर्ट ही नहीं है, और टू हैव द जुरिस्डिक्शन टू एग्जीक्यूट इट, या फिर उसको एग्जुडिकेट करने की या एग्जीक्यूट करने की शक्ति समाप्त हो गई। मतलब समझ में आया, ओरिजिनल कोर्ट या तो कोर्ट ही खत्म हो गया या कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो एग्जीक्यूट करने की थी वो समाप्त हो गई। द कोर्ट व्हिच, अब ऐसे कंसेप्ट्स में क्या होगा, यहां चेंज करो, द कोर्ट व्हिच, वो कोर्ट, इफ द सूट वेयरइन द डिग्री वाज पास्ड was instituted at the time of making of application for the execution of the degree। ऐसे कंसर्न्स में होगा कि the suit wherein the degree was passed, वो सूट जहां डिग्री पास हुआ है, was instituted at the time of making the application of execution of degree, जहां आज जो एप्लीकेशन ऑफ डिग्री हो रहा है, एग्जीक्यूशन के लिए आप एप्लीकेशंस दे रहे हो, मतलब ये कह रहा है कि उस कंसर्न्स में वो कोर्ट माना जाएगा जिस कोर्ट में जहां आज आप एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो वो कोर्ट ही होगा। मतलब ये होगा इफ द सूट वेयरइन डिग्री वाज पास्ड
was instituted in the time of making of the application of the execution of the decree would have jurisdiction to try the such suit। मतलब ऐसे कंसर्न्स में उस कोर्ट में भी माना जा सकता है जहां यदि उस टाइम में, जिस टाइम में डिक्री को अप्लाई किया जाता है टू एग्जीक्यूट करने के लिए, या मान लिया जाए आपको डिक्री मिल गई थी और कंसर्न है कि आज ही आपको डिक्री नहीं मिली होती, पहली बार आप आज ही केस किए होते, तो किस कोर्ट में आप मुद्दे को लेके जाते? तो जिस कोर्ट में आप मुद्दे को लेके जाते उसी कोर्ट में ये जाना होगा। क्लियर? अभी हमने एग्जांपल्स से समझाया था कि यदि मान लो आपका एक कोर्ट ए है, इस मुद्दे में अब एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में आपने केस किया बी में, और इससे पहले जब तक ये डिक्री दे, इससे पहले ये समाप्त हो गया। यदि ये समाप्त हो गया तो इसके सब्स्टिट्यूशन में जो कोर्ट बनाया होगा, मान लो सब्स्टिट्यूशन में एस कोर्ट बनाया होगा, तो ये डिक्री इसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। यदि अब ये तो समाप्त हो गया या इसकी पावर भी समाप्त हो गई, तो कहीं तो सब्स्टिट्यूट होगा आएगा, तो जो सब्स्टिट्यूट होगा उसमें चला जाएगा। क्लियर हो गया? मतलब इसको ये कहना है कि जिस दिन एप्लीकेशन दिया गया उस दिन जहां उस मुद्दे के लिए बात लाई जाती वो कोर्ट कॉम्पिटेंट होगा। क्लियर हो गया ये? इसके बाद इसी एक्सप्लेनेशन में देखो, इसके एक्सप्लेनेशन में एक पॉइंट और भी स्पेशली आपको ध्यान में रखना होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में कहता है द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब जहां पहली बार मुद्दे को लाया गया था, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस डजंट या डज नॉट सीज टू हैव जुरिसडिक्शन टू एग्जीक्यूट अ डिक्री। मतलब ये कहा जाता है कि फर्स्ट इंस्टेंस के पास एग्जीक्यूट करने का, डिग्री एग्जीक्यूट करने के राइट केवल इसलिए नहीं समाप्त हो जाएगा कि उसके कुछ पार्ट उसके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से बाहर चला गया है। मतलब इसको ऐसे पहले इसको फिर समझाते हैं। पहले इसमें यह कहा गया द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस डजंट सीज टू हैव जुरिसडिक्शन टू एग्जीक्यूट अ डिक्री मेरेली, इस पॉइंट को ध्यान रखो, ऑन द ग्राउंड दैट आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट वेयरइन द डिक्री वाज पास्ड, जहां डिक्री पास हुआ है और आफ्टर पासिंग ऑफ द डिक्री, डिक्री पास होने के बाद एनी एरिया हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट टू द जुरिसडिक्शन ऑफ एनी अदर कोर्ट, but in every such cases where other courts shall have the jurisdiction to execute the decree, if at the time of making the application for execution of decree it would have the jurisdiction to try the said suit। अब इसी बात को बहुत सिंपल शब्दों में कहें हम तो क्या कह रहा है, इसको ऐसे कंसर्न्स में कहा जा रहा है कि यदि मान लो कहीं ऐसा हुआ कि एक कोर्ट ए था, हमने कहा बी में वो अपील किया, अपील वाले कोर्ट ने डिक्री दिया। अब इसके सब्स्टिट्यूशन में कहा जाता है कि इस कोर्ट की जुरिसडिक्शन इसलिए ही केवल नहीं समाप्त हो जाएगी कि इसका जो जुरिसडिक्शन था पहले, उस जुरिसडिक्शन का कुछ पार्ट कट के दूसरे कोर्ट में चला गया, अदर कोर्ट में चला गया। मान लो यहां तक इसकी पूरी राइट थी, अब यहां से कुछ राइट यहां तक बढ़ा दिए गए अदर कोर्ट में, तो ऐसे कंसर्न्स में जो एग्जीक्यूशन का पावर है अब इसके जुरिसडिक्शन से तो बाहर चला गया, तो यदि कुछ पार्ट इसके जुरिसडिक्शन से बाहर चला आया तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसका जुरिसडिक्शन खत्म हो गया। हां, अंतर अब ये होगा कि इसको एग्जीक्यूट करने के पावर ए को भी है और इसको भी है, अदर कोर्ट को भी है, जहां मतलब जो टेरिटोरियल एरिया है, जो कुछ भी है, जहां ट्रांसफर हो गया, यहां इस दोनों ही कोर्ट को बराबर के राइट होंगे डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए, जिस भी कोर्ट को ऐसा ट्रांसफर किया जाए या जिसको एप्लीकेशन दिया जाए। यही बात कह रहा है। देखो, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस डजंट सीज टू हैव जुरिसडिक्शन, मेरेली मतलब केवल इसी आधार पर उसके जुरिसडिक्शन सीज नहीं हो जाएगा, ऑन द ग्राउंड दैट आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट वेयरइन द डिक्री वाज पास्ड, मतलब उस केस में जहां डिक्री पास्ड हुआ उस केस के लिए आफ्टर द पासिंग ऑफ द डिक्री, डिक्री या तो उस कंसर्न्स के बाद वेयर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट वेयरइन द डिक्री वाज पास्ड, या तो सूट जब इंस्टीट्यूट हुआ उसके तुरंत बाद, या फिर आफ्टर पासिंग द डिक्री, या तो डिक्री पास, यहां दोनों ध्यान रखो, उसके जुरिसडिक्शन का एरिया है वो या तो केस तुरंत फाइल होने के तुरंत बाद ट्रांसफर कर दिया गया बाहर, या फिर डिक्री पास होने के बाद उसे बाहर कर दिया गया है। Any area has been transferred from jurisdiction to of that court to the jurisdiction of any other court। ऐसे ही केवल इस आधार पे उसकी अधिकारिता समाप्त नहीं हो जाती, बट लेकिन इन एवरी सच केस, यहां कहा जाता है कि लेकिन ऐसे प्रत्येक केस में सच अदर कोर्ट शैल आल्सो हैव जुरिसडिक्शन, वो जो दूसरा कोर्ट है उसको भी शैल आल्सो हैव jurisdiction to execute the decree if at the time of making the application for the execution of the decree it would have jurisdiction to try the said suit। मतलब यहां भी एक कंसर्न्स लगा है, यहां दो तीन पॉइंट आप स्पेशली ध्यान रखो। इस कंसर्न्स पहली बात तो ये क्या कहा कि मेरे लिए इस आधार पे उसके राइट समाप्त नहीं हो जाएंगे, मतलब उसके राइट मेंटेन ही होंगे, अदर कोर्ट के पास भी राइट हो जाएंगे, लेकिन अदर कोर्ट के राइट में एक कंसर्न्स लगाया कि इट
यहां है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री इट वुड हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई द सेड सूट। यदि इसके पास आज यदि मसला आता और इसके पास सुनवाई करने की राइट है, मान लो पहले मसला आ गया तो ओरिजिनल उस कोर्ट के पास था, यदि आज मसला आता और ये कोर्ट सुन सकता है, ऐसे कंसर्न्स में इस कोर्ट को भी राइट दे दिया जाएगा। क्लियर हो गया? अर्थात यदि किसी कोर्ट में आपने केस किया और उससे अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में चला गया, अब जो फैसला होंगे तो कौन लागू करवाएगा? तो ये ओरिजिनल कोर्ट भी लागू करवा सकता है और ये वाला कोर्ट भी लागू करवा सकता है। क्लियर हो गया ये? अब इसी में थोड़ा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। कोर्ट बाय विच द डिक्रीज में बी एग्जीक्यूटेड, किस कोर्ट के द्वारा डिग्री एग्जीक्यूट किया जा सकता है? तो 36 और 37 अब क्लियर हो गया। 36 ये कहता है कि जो डिक्री के एग्जीक्यूशन की प्रोसेस है वो ऑर्डर पे भी लागू होंगे, चाहे वो मनी मैटर से संबंधित हो या नॉन मनी मैटर से संबंधित हो, किसी भी मुद्दे पे। 36 ये कंप्लीट है। 37 कहता है कि कोर्ट कौन सा समझा जाएगा कि ऑर्डर पास किया है, जो डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर पास किया वो कौन सा कोर्ट माना जाएगा? तो यदि अपीलेट कोर्ट पास किया है, यदि मान लो ओरिजिनली 37 में ध्यान रखो स्पेशली, तो हम स्पेशली और कुछ चर्चा कर लें। बेसिक से हमें 37 के बारे में चर्चा करनी है। तो 37 ये कहता है कि कौन सा कोर्ट माना जाएगा कि ऑर्डर पास किया है। तो 37 में क्या हो गया? दो कंसर्न्स दिया गया। एक तो बेसिक सा कंसर्न से चर्चा ही नहीं करनी है, यदि मान लो जिस कोर्ट में बात गया था और उसी कोर्ट ने डिग्री पास कर दिया, उसे ही एग्जीक्यूट करवाना है, ये तो सामान्य अर्थ है। कायदर यदि अपीलेट बोर्ड में था या अपीलेट कंसर्न्स में था, ऐसे कंसर्न्स में फर्स्ट इंसिडेंस वाला कोर्ट ही होगा। और यदि फर्स्ट इंसिडेंस वाला किसी कारण से नहीं रहा या उसके पावर को कम कर दिया गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा? जो सब्स्टिट्यूटिव कोर्ट होंगे उसी के पास राइट्स होगा, चाहे वो ट्रांसफर का हो या इसके पावर को खत्म कर दिया हो या कुछ भी समाप्त हो गया हो, दैट नॉट मीन। क्लियर हुआ? अब आते हैं हम लोग जो इसका दूसरा पार्ट है, कोर्ट व्हिच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड। कोर्ट बाय व्हिच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड मतलब कौन सा कोर्ट होगा जो डिक्री को एग्जीक्यूट करेगा। अभी तक हम लोग एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहे थे, अभी तक केवल बात कर रहे थे कि माना कौन सा कोर्ट जाएगा। वहां यह है कि ऑर्डर पास करने वाला कोर्ट कौन माना जाएगा फॉर एग्जीक्यूशन। अब यहां इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 38 ये कहता है कि कोर्ट बाय व्हिच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड। ध्यान रखो, यहां पहले इसको पढ़ो। कहा था डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड आइदर बाय कोर्ट व्हिच पास्ड इट, वही बात जो अभी हमने पुराने में डिस्कशन किया, या तो जिसने पास किया है वो, और बाय द कोर्ट टू व्हिच इट इज सेंट टू एग्जीक्यूशन, या तो जिसने पास किया है डिक्री वो इसको लागू करे, या फिर व्हिच सेंट फॉर एग्जीक्यूशन, जिसके पास एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा गया। तो आगे के सेक्शंस एंड रूल्स में इस बात की चर्चा करवाई जाएगी कि कब किसी दूसरे कोर्ट को भेजा जाएगा। दूसरे कोर्ट को दो कंसर्न्स पे भेजे जाते हैं। एक तो तब जब कोर्ट की जो डिक्री है वो वहां एग्जीक्यूट होनी है जो उस कोर्ट के जुरिसडिक्शनल एरिया से बाहर है। ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा? हमने लगातार इससे पहले चाहे समन भेजना हो या जो कुछ भी करने हैं, कोर्ट अपने जुरिसडिक्शन से बाहर के लिए डायरेक्ट नहीं भेज सकते। उसको क्या करना होता है? उस क्षेत्र के जो कोर्ट होते हैं या उस राज्य के जो कोर्ट होते हैं उसके नियम के अधीन ही रह के उस राज्य के कोर्ट को ही भेजना पड़ता है। सिमिलरली एग्जीक्यूशन का भी पावर होगा, यदि कोर्ट के जुरिसडिक्शनल से बाहर वाले एरिया में एग्जीक्यूट करनी हो तो उस मुद्दे को ट्रांसफर किया जाएगा। अपीलेट कोर्ट में जाएगा वो भी ट्रांसफर करेगा, तो ये सारी चीजें होंगी। तो कहा गया कि कोर्ट या तो जिसने कोर्ट पास किया है वो लागू करेगा, या फिर जिस कोर्ट को भेजा गया है एग्जीक्यूशन करने के लिए वो लागू करेगा। तो ये भी ध्यान रखो, हमेशा ये नहीं होगा कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास किया है उसको वही लागू करवाएगा, लागू करवाने वाला कोई कोर्ट और भी हो सकता है। अब इसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ डिक्री। ट्रांसफर ऑफ डिक्री किस कंसर्न्स पे होंगे? जैसे हमने कहा कि व्हिच इज सेंट टू बी, तो सेंट का मतलब क्या हुआ? जहां ट्रांसफर हुआ है, और ये जो ट्रांसफर हुआ है तो कहां होगा? तो ट्रांसफर ऑफ डिक्री द कोर्ट व्हिच पास द डिक्री में। अब यहां ध्यान रखो कैसे होगा में, या तो वो अपने में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिक्री, या तो डिक्री होल्डर के एप्लीकेशन पर। में का मतलब कर सकता है, ये ध्यान रखो। सेल जहां भी लिखा होगा वहां अनिवार्यतया करना होगा, और यहां में लिखा होगा वहां ये होगा कि वो चाहे तो कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। तो यहां है द कोर्ट व्हिच पास्ड डिक्री में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर, या तो इस पर सेंड इट फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन। ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन का मतलब ये होगा कि अब मान लो कोर्ट की जो सीमा होती है, कितनी सीमाएं होती हैं? टेरिटोरियल सीमा होती है, पेशनरी लिमिट्स होती हैं अर्थात मौद्रिक सीमाएं होती हैं, और उसके जो नेचुरल नेचर का मतलब उसके जो कंसर्न्स बनाए गए हैं उस पे सीपीसी की लागू है या नहीं है, अधिकारिता क्या है,
इन सारे अधिकारिता पे जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होगा उसको भेज सकता है। कैसे? तो मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर, और मतलब यहां ध्यान रखो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन को ही भेजेगा, किसी को नहीं भेज सकता। अब यहां है ए में यहां इसके सब कुछ सब सेक्शनल रूल्स बनाए गए हैं, क्या क्या है। टू द अनदर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन ए इफ किस किस कंसर्न से भेज सकता है, तो किस किस कंसर्न से भेज सकता है, इसमें ये होगा इफ द पर्सन अगेंस्ट होम द डिक्री इज पास्ड actually and voluntarily resides or carries any business or personally works for them within the local limits of jurisdiction of such other court। पहला कंसर्न क्या है, कब भेज सकता है। यहां ध्यान रखो हमने कहा कि कोई व्यक्ति एप्लीकेशन दे ही देगा, इसी आधार पे कोर्ट भेज दे एग्जीक्यूशन करने के लिए दूसरे में, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कोर्ट में कर सकता है। अब में कर सकता है तो किस किस कंसर्न्स में, तो इसमें पहला ए दिया कि द पर्सन अगेंस्ट होम डिक्री इज पास्ड, जो व्यक्ति डिक्री जिसके अगेंस्ट पास किया गया अर्थात जिस पर एग्जीक्यूट किए जाने हैं वो व्यक्ति उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर किसी अन्य जुरिस्डिक्शन में रह रहा हो, व्यापार कर रहा हो, या किसी भी लाभ के कंसर्न्स में या किसी भी तरह वहां रह रहा हो, इस जुरिस्डिक्शन से बाहर हो, ऐसे कंसर्न्स में उस डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए उस कोर्ट के पास भेजा जाएगा। पहला कहा। इसी में बी आ गया, बी कह रहा है इफ सच पर्सन हैज नॉट प्रॉपर्टी विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ, अब या तो वो रह रहा है या ऐसा भी हो सकता है कोई व्यक्ति रह तो रहा है इसी जुरिस्डिक्शन में। पहला क्या था, तो पहला वो रह ही नहीं रहा इस जुरिस्डिक्शन में। अब मान लो यदि वो रह तो रहा है इस जुरिस्डिक्शन में, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी एटसेट्रा है वो इस जुरिस्डिक्शन में है नहीं, इस ओरिजिनल कोर्ट की। अब कंसर्न हो गया कि उसको एग्जीक्यूट करना है प्रॉपर्टी एटसेट्रा से, अब प्रॉपर्टी एटसेट्रा उसके इसमें है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, उसके यदि प्रॉपर्टी वगैरह किसी दूसरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है तो उस कोर्ट को भी भेजा जा सकता है। If such person has not a property within the local limits of the jurisdiction of the court which passed the decree, जिसने डिक्री पास किया है उसके जुरिस्डिक्शन में उसकी कोई संपत्ति नहीं है, sufficient to satisfy such decree, मतलब उस डिक्री को सेटिस्फाई करने के लिए इतनी प्रॉपर्टी उसकी इस जुरिस्डिक्शन में नहीं है, ऐसे कंसर्न्स में भी बाहर भेज सकता है। और सी कह रहा है तीसरा, इफ द डिक्री directs the sale or delivery of immovable property situate outside the local limits of jurisdiction, या फिर मतलब पहला क्या था, ए क्या कह रहा है कि व्यक्ति खुद ही नहीं रह रहा हो, दूसरा कह रहा है व्यक्ति रह रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस जुरिस्डिक्शन में उसकी इतनी प्रॉपर्टी नहीं है जिस प्रॉपर्टी से डिक्री को एग्जीक्यूट किया जा सके, और जितनी प्रॉपर्टी उससे की जरूरत है एग्जीक्यूट करने के लिए वो दूसरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है, ऐसे कंसर्न्स में भी भेजा जा सकता है। तीसरा कहता है कि उस कंसर्न्स में इफ डिक्री से डिलीवर, यदि कोई डिक्री ही ऐसा हो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी एटसेट्रा को बेचने से संबंधित हो। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित बेचने का राइट्स हो कि डिक्री हो और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी अन्य जुरिस्डिक्शन में हो, तो अब ऐसी बात है कि ये नहीं कर सकता। हाँ ध्यान रखो, फिर आप एक प्रश्न आपके अंदर आएगा कि फिर उसने केस ही यहां क्यों किया, केस भी वहां कर सकता था। तो कंसर्न से केस कौन करता है, केस तो प्लेंटिफ करता है, और प्लेंटिफ को ये राइट है कि कहां भी कर सकता है वो केस, जहां या तो घटना घटी है या जहां डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है, दोनों ही कंसर्न्स में कहीं भी कर सकता है वो। तो अब उसने मान लो इस कंसर्न्स में केस किया जहां वो रिजाइड कर रहा है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी कहां है, किसी अन्य जुरिस्डिक्शन में है, तो उस प्रॉपर्टी को बेचने से संबंधित यदि बात होगी तो भी कोर्ट को डिक्री को ट्रांसफर करने होंगे वहां एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर होगा इफ द कोर्ट व्हिच पास द डिक्री कंसीडर्स फॉर एनी अदर रीजन व्हिच इट शैल बी रिकॉर्ड इन राइटिंग दैट डिक्री शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय अदर कोर्ट। अब यहां ध्यान रखो, यदि इन तीनों के अलावा भी, हमने पहले ही लाइन में क्या कहा था कि वहां यह है कि कोर्ट में, ध्यान देखो यहां क्या है कि बाय कोर्ट, इसमें डिक्री में, अब इस में का मतलब क्या होगा, यह पास्ट डिक्री में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर, इसका मतलब ऑन द डिक्री होल्डर के एप्लीकेशन के अलावा भी। तो यही क्वेश्चंस कह रहा है कि डी में, कि यदि डिक्री पास करने वाले के अलावा भी उसको स्वयं के आधार पर भी लगे, अर्थात इफ द कोर्ट व्हिच पास द डिक्री कंसीडर्स फॉर एनी अदर रीजन, मतलब अब यहां एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, तो डी कहता है, वहां जो में था इसका एक्सप्लेनेशन यहां मिला कि कंसीडर फॉर एनी अदर रीजन, जो कुछ भी कोर्ट को लगता है कि अदर रीजन की जरूरी है कोर्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी दूसरे कोर्ट को भेजा जाए, हाँ तो उसे वो रिकॉर्ड करेगा। ऐसा नहीं कि कोर्ट अपने मर्जी से कुछ भी करेगा तो अपनी मर्जी से, लेकिन रीजन रिकॉर्ड करना है फॉर एनी अदर रीजन
which it shall record in writing, जिसको रिकॉर्ड करना होगा कि क्यों वो ऐसा कर रहा है, that the decree should be executed by such other court. कोर्ट अपने मर्जी से भी, अर्थात 4 कारण दिए गए एबीसीडी के आधार पर वो किसी दूसरे कोर्ट को भेज सकता है कि डिग्री को एग्जीक्यूट करे. क्लियर हुआ? फिर यहां लॉक कर लो. अब आता है इसी का रूल सेकंड. इसी में रूल जो 37, इसी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट ये कह रहा है द कोर्ट व्हिच पास द डिक्री मे ऑफ इट्स ऑन मोशन सेंड इट फॉर एग्जीक्यूशन टू एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट और कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन. अभी हमने इतने लंबे चौड़े यही बातें की कि जब भी चाहे कोर्ट किसी दूसरे के यहां उस मुद्दे को भेज सकता है. हां, लेकिन वो कोर्ट भी क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंट होना चाहिए. इसको स्पेशली ध्यान रखो. इसी का तीसरा क्या कह रहा है? द पर्पस फॉर दिस सेक्शन. इस सेक्शन का पर्पस क्या है कि दूसरे कोर्ट को आप एग्जीक्यूशन के लिए भेज रहे हो. अ कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन इफ at the time of making the application for the transfer of decree such court would have jurisdiction to try the suit in which suit decree was passed. यहां फिर से ध्यान रखो जो बातें मैंने लंबे समय से डिस्कशन की. कंसर्न से है कि किस कोर्ट की ऑथेंटिसिटी या कॉम्पिटेशंस मानोगे, किस कोर्ट की जुरिसडिक्शन मानोगे कि वो कोर्ट उस लायक है. इसमें यही बताया गया कि यदि इसमें क्या बताया? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेशन कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी कॉम्पिटेंट. वो कोर्ट का कॉम्पिटेंट तब माना जाएगा इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ डिक्री टू इट. मतलब जिस टाइम में एप्लीकेशन वो भेजा जा रहा है, सच कोर्ट वुड हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई इन व्हिच सच डिक्री पास्ड. मतलब ये होगा कि जिस दिन, या मान लो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोग डिक्री एजुकेशन के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो आज यदि इस कोर्ट को सुनवाई करने की अधिकारिता है, अर्थात जिस दिन एप्लीकेशन दिया जा रहा है, मतलब चूंकि हम लोग करंट में पढ़ रहे हैं इसलिए वर्तमान में मान लो कि आज यदि उस कोर्ट की अधिकारिता है कि मतलब आज यदि मसला आता, आज यदि केस किया जाता, तो क्या आप इस कोर्ट में केस कर सकते थे? यदि इस कोर्ट में केस कर सकते थे तो वो कोर्ट जुरिसडिक्शन वाला माना जाएगा, कॉम्पिटेंट माना जाएगा और उस कोर्ट में भेजा जा सकता है. क्लियर हुआ? अर्थात एक पॉइंट स्पेशली ध्यान रखो कि इसमें भी ध्यान रखा जाएगा कि जो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं होगा उसे मसले को एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं भेजा जा सकता. और कॉम्पिटेंसी कैसे डिसाइड करेंगे? कॉम्पिटेंसी इस आधार पर ध्यान दिया जाएगा कि क्या ओरिजिनली यदि उस कोर्ट में मसले को भेजा जाता, आज पुराने जमाने में क्या था उससे कंसर्न नहीं है, मतलब जिस दिन कोर्ट केस हुआ था उसकी कंसर्न नहीं है. जिस दिन डिक्री एग्जीक्यूशन की बात हो रही है उस दिन यदि उस कोर्ट में केस किया जा सकता था ओरिजिनली, इसका मतलब वो कॉम्पिटेंट है, अदरवाइज नहीं है. क्लियर? एक पॉइंट यहां और समझ लो. जैसे मान लो एक कोर्ट ए है और एक कोर्ट बी है और इस कंसर्न्स में ए ने डिक्री पास किया या एपिलेट कंसर्न्स में या ई ने पास किया. ये एपिलेट है तो ये दोनों में से किसी ने यदि डिक्री पास किया, यदि इसने पास किया, ए ने खुद से ही डिक्री पास की, तब तो कोई बात नहीं. अब कंसर्न है कि उस टाइम में बी कॉम्पिटेंट नहीं था, लेकिन आज कुछ समय के बाद ए की कंसर्न समाप्त हो गए या प्रॉपर्टी यहां आ गया, जो कुछ भी है, बी भी आज कॉम्पिटेंट है, तो डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए यहां भेजा जा सकता है. भले ही एप्लीकेशन के टाइम में ये कॉम्पिटेंट नहीं था, उससे कोई मतलब नहीं है. ये स्पेशली ध्यान रखो, जिस टाइम में केस किया गया, एप्लीकेशन दिया गया था, किसके लिए? प्लांट के लिए. डिक्री एग्जीक्यूशन की जिस दिन होगी उस दिन तो कॉमन ही होगा. जिस दिन केस शुरू हुआ था उस दिन वो कोर्ट की अधिकारिता थी या नहीं थी उसका कोई महत्व नहीं है. जिस दिन डिक्री एग्जीक्यूट करने के लिए एप्लीकेशन देने की बात हो रही है वो टाइम महत्वपूर्ण है. उस दिन उसकी अधिकारिता है या नहीं है ये ध्यान रखना होगा. तो डेट इसमें कौन सा होगा? वो डेट जिस दिन डिक्री के लिए एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन दिया जाए. ठीक, उस कोर्ट में नहीं, स्पेशली पूछ लिया जा सकता है कि ओरिजिनली मान लो नहीं था, उससे कोई मतलब नहीं होगा. अब फिर होगा, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट. इसी का चौथा पॉइंट है. चौथा पॉइंट कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन shall be deemed to authorize the court which passed a decree to execute such decree against any person or property outside the local limits of jurisdiction. फिर यही बातें हो जाएंगी कि इसका मतलब इस जो कोड है, इस कोड का कोई भी ऐसा रूल या नथिंग इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन का कोई भी कंसर्न ऐसा नहीं है डीम्ड टू ऑथराइज द कोर्ट व्हिच पास्ड अ डिक्री टू एग्जीक्यूट
मतलब उस कोर्ट को इस बात का राइट नहीं देता है जिसने डिक्री पास किया है कि टू एग्जीक्यूट द डिक्री अगेंस्ट एनी पर्सन और प्रॉपर्टी, या ध्यान रखो एनी पर्सन और प्रॉपर्टी आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, मतलब अपने जुरिस्डिक्शनल क्षेत्र से बाहर डिक्री पास तो कर सकता है वो, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कहां जाना होगा, वहां के जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसे ही भेजना पड़ेगा। तो स्पेशली ये 4 कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज द कोर्ट, जो कोर्ट को ऑथराइज करे व्हिच पास द डिक्री टू एग्जीक्यूट, जिसने डिक्री पास किया है अगेंस्ट एनी पर्सन और प्रॉपर्टी आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। अर्थात यह होगा कि लोकल लिमिट्स के बाहर के व्यक्ति या प्रॉपर्टी के लिए से रिलेटेड डिक्री तो पास कर सकता है, पास कर सकता है, बट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। एग्जीक्यूशन कौन करेगा, तो एग्जीक्यूट कॉम्पिटेंट कोर्ट ही करेगा। स्पेशली इस बात को ध्यान रखो, डिक्री पास कर सकता है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, वो एग्जीक्यूट कौन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा जो वहां का कॉम्पिटेंट कोर्ट है। अब इसके बाद आते हैं रूल 41 की बात करते हैं, सॉरी सेक्शन 41 की बात करते हैं। सीबीसी ये सेक्शन 41 ये कहता है द कोर्ट टू व्हिच डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन शैल सर्टिफाई to the court which passed in fact of such execution or where the former courts failed to execute the same the circumstances attending the such failure। इसका मतलब ये होगा कि कहा जाता है कि अब तो चलो भेजने का निर्णय हो गया कि जो उसके लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसको भेज दिया जाएगा। 41 ये कहता है कि जिस कोर्ट को एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जाएगा अब उसकी जिम्मेदारी क्या है। तो पहले हम समझ लेते हैं इसको, पूरी जिम्मेदारी एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, फिर सेक्शन में डिसाइड कर लेंगे। अब यहां ध्यान रखो, समन में भी हमने क्या कहा था, याद करिए समन वगैरह वाली जो लेक्चर लिए थे उसमें भी हमने यही कहा था कि जिस कोर्ट को समन भेजा जाएगा, भेजे जाने के बाद अब वो खुद इस तरह बिहेव करेगा कि लाइक उसका खुद का ही वो समन है, वो इस तरह उसे एग्जीक्यूट करेगा, चाहे वो डिक्री हो या समन हो या अन्य कोई भी चीज हो। जिस कोर्ट को भेजा गया है उस कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो स्वयं के समन हो या स्वयं के डिक्री हो या स्वयं का जो कुछ ऑर्डर हो उसी की तरह उसे एग्जीक्यूट करेगा। और एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा कि उस बात की सूचना उसे ओरिजिनल जो डिक्री पास किया था या जिसने उसे भेजा था उसे वो सूचना दे कि उसने उसे लागू कर दिया, उसने उसे सर्व कर दिया, और उससे संबंधित जो कुछ भी डॉक्यूमेंट से अटैच हो वो भी भेज दे उसे। ये कॉमन से कंसर्न थी, यहां भी यही होगा। इसका मतलब यह होगा कि डिक्री जिस कोर्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा गया है वो कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट करवाने के बाद इस बात की सूचना मूल कोर्ट को, जिस कोर्ट ने उसे भेजी थी, उसे देगा। और यदि किसी कारण से एग्जीक्यूट करने में फेल रहा, वो कोर्ट एग्जीक्यूट नहीं करवा सका, तो इसके भी कारण सहित उस कोर्ट को बताना होगा कि क्यों वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। क्लियर हुआ? ये बेसिक सा रूल है। जिस कोर्ट को कुछ भी भेजा जाता है वो कोर्ट अपने ही तरह से उसको व्यवहार करता है कि जैसे या तो डिक्री हो या ऑर्डर हो, जजमेंट हो, जो कुछ भी हो या समन हो, वो सारा कुछ ऐसे बिहेव करेगा जैसे उसने खुद जारी किए हो, और उसी तरह का प्रोसीजर भी अपनाएगा। और भी ध्यान रखो, एग्जीक्यूशन के क्रम में यदि किसी रूल पे चैलेंज करने हो या अपील करने हो तो वो रूल भी किसका लागू होगा, वो जो एग्जीक्यूट करवा रहा है उसी का, ओरिजिनल वाले का नहीं। ये भी ध्यान रखो। और तरीका क्या होगा एग्जीक्यूशन का, जो कि जैसा ऐसे होगा कि उसने खुद ही जारी किया है वो आदेश या डिक्री या जो कुछ भी, तो सारे के सारे नियम कानून भी वही वाले लागू होंगे। इसके लिए स्पष्ट कह दिया गया है कि जिस राज्य में भेजा जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए उस राज्य के नियम कानून के अनुसार सारा कुछ चलता है, ना कि जहां से भेजा गया है। इसीलिए यदि चैलेंजिंग आदि भी होगी कि मान लो ऐसा समझो कि एक कोर्ट ए है, इसने एग्जीक्यूट करने के लिए बी को भेजा, तो अब बी जब एग्जीक्यूशन की प्रोसेस लगाएगा तो इस पे सारे के सारे रूल किसके होंगे, बी के रूल लागू होंगे, ए का रूल लागू नहीं होगा। केवल एग्जीक्यूशन के बाद फाइनल रिजल्ट ही बी को ए को भेजना है, प्रोसेस नहीं। और इस तरह मान लो एक जो डिफेंडेंट है, अर्थात जो डिफेंडेंट जिसपे लागू हो रहा है, उस व्यक्ति को यदि इस नियम पे चैलेंज करने हैं तो वो भी बी के ही खिलाफ चैलेंज कर सकता है, बी के ही अपीलीट कोर्ट में जा सकता है, ना कि ए में। अब जो कुछ भी होगा इसका संबंध इस कोर्ट से होंगे, इस व्यक्ति के साथ नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो अब इसी मुद्दे को पढ़ लो, सेक्शन में इसको क्या बताया गया है।
सेक्शन 41 क्या कहता है? 41 ये कहता है रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग टू बी सर्टिफाइड। एग्जीक्यूशन की जो प्रोसीडिंग है वो सर्टिफाइड होना चाहिए। द कोर्ट टू व्हिच अ डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन, वो कोर्ट जहां डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा गया, शैल सर्टिफाई, वो सर्टिफाई करेगा टू द कोर्ट व्हिच पास्ड इट, जिस कोर्ट ने पास किया है और उसे भेजा है, इट द फैक्ट ऑफ सच एग्जीक्यूशन, मतलब वो तथ्य जो उसने एग्जीक्यूट कर दिया है, और where the former court fails to execute, यदि कोर्ट ने, फॉर्मर कोर्ट का मतलब वहां वो वाला फॉर्मर नहीं, फॉर्मर कोर्ट का मतलब यहां यही भाषा इसकी दुरूहता है भाषा की, इसलिए कई बार आप यदि इसको पढ़ोगे भी ना तो खुद से भी समझ में आना बहुत टफ हो जाता है। इसलिए कहा था ये वकीलों की स्वर्ग है, इसीलिए भी आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम ऐसी कानून की भाषा बनाएंगे, एक लॉयर्स के लिए अलग होगा और आम आदमी के लिए अलग होगा। अब यहां देखो, यहां फॉर्मर का क्या मतलब, फॉर्मर कोर्ट फेल्स, तो फॉर्मर का मतलब पहले वाला कोर्ट, तो पहले वाला वो कोर्ट नहीं जिसकी यहां चर्चा हुई है, तो यहां पहले किसकी चर्चा हुई है, एग्जीक्यूटिव कोर्ट की चर्चा हुई है, इसलिए वो एग्जीक्यूटिव कोर्ट। तो फॉर्मर कोर्ट का मतलब जो कोर्ट लागू कर रहा है, जो लागू कर रहा है, अर्थात जिसको भेजा गया है। तो यदि फॉर्मर फेल्स टू एग्जीक्यूट, यदि वो कोर्ट जिसको भेजा गया वो कोर्ट लागू करने में फेल कर रहा है, द सेम द सर्कमस्टेंसेस अटेंडिंग सच फेल्योर, तो मतलब जो फेल किया है वो किस सर्कमस्टेंसेस के तहत फेल किया, क्या परिस्थिति थी कि वो उस डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं करवा पाया, उन सारे कंसर्न, यदि ध्यान रखो, यदि उसने एग्जीक्यूट कर दिया तो वो भेजेगा उस कोर्ट को, यदि एग्जीक्यूट नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या कारण थे, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, उन सारे सर्कमस्टेंसेस के साथ साथ उस कोर्ट को सूचना देगा। ये कहता है 41। 42 क्या कहता है? 42 में देखो, पावर ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग द ट्रांसफर्ड डिक्री, जो ट्रांसफर्ड डिक्री है, मतलब जो अपना डिक्री होगा वो तो होगा ही, जो बाहर से ट्रांसफर होकर आया है, द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री सेंट इट शैल, मतलब जो भेजा गया, इट शैल हैव द सेम पावर, वो सारे पावर ही होंगे इन एग्जीक्यूटिंग सच डिक्री एज इफ हैड बीन पास्ड बाय इटसेल्फ, ऐसा ही सारा पावर होगा जैसा कि यदि उसने स्वयं पास किए होते। all persons is disobeying or obstructing the execution of the decree shall be punishable by such court, यदि कोई व्यक्ति उस कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करने में डिस्टर्ब कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट क्रिएट कर रहा है, डिसोबेइंग कर रहा है, अर्थात या तो कोर्ट की बात नहीं मान रहा है, या ऑब्स्ट्रक्टिंग का मतलब उस कोर्ट को लागू करने में, एग्जीक्यूट करने में विरोध की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, ऐसे सारे व्यक्ति में द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री शैल बी पनिशेबल, किससे पनिशेबल है, बाय सच कोर्ट इन सेम मैनर, उसी कोर्ट के द्वारा पनिशेबल होगा, इन सेम मैनर एज इफ इट हैड बीन पास्ड द डिक्री, मतलब उसी तरह होगा, मतलब वो सारे के सारे नियम किसके लागू होंगे, जो कोर्ट एग्जीक्यूट करवा रहा है उसका, ऐसा जैसे मान लो उसने खुद से उस डिक्री को पास किया है। And its order in execution, such decree shall be subjected to same rules in respect of appeal as if the decree had passed by itself. यदि उसके खिलाफ आपको अपील भी करनी है, उस एग्जीक्यूशन के खिलाफ, तो उस एग्जीक्यूशन की प्रोसेस के खिलाफ अपील भी इसी कोर्ट के अकॉर्डिंग होंगी, ना कि मूल कोर्ट के। यहां एक चीज और ध्यान रखो, यदि आपको डिक्री के खिलाफ ही अपील करनी है तब वहां के जो अपीलेट कोर्ट होंगे वहां जाना होगा, यदि डिक्री के खिलाफ अपील करनी है तो, और यदि एग्जीक्यूशन के प्रोसेस के खिलाफ आपको अपील करनी है तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के खिलाफ जाना होगा। यहां दो कंसेप्ट स्पेशली अब ध्यान रखो, इसको यह कहा जाता है, यदि मानो डिक्री के खिलाफ ही आपको जाने हैं तो कहां अपील करोगे, तो जिसने डिक्री दिया है उसके अपीलेट कोर्ट में, और यदि एग्जीक्यूशन के प्रोसेस के खिलाफ आपको अपील करनी है कि जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो आप इस एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के जो अपीलेट कोर्ट होंगे उस कोर्ट में आप अपील करोगे। ये क्लियर हो गया? यही था 42, पावर टू एग्जीक्यूटिव ट्रांसफर डिक्री, द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री सेंट इटसेल्फ हैव द सेम पावर्स, सेम पावर है उसके, उसके बाद पास्ड बाय इटसेल्फ। इसके बाद इसके दूसरे पार्ट में बात करें, same manner as if had passed the decree and is order to executing such decree shall be subject to the same rules with respect of appeal, यदि आपको अपील करने हैं तो अपील भी कैसा होगा, as if the decree had passed by itself, अपील इटसेल्फ भी उसी कंसेप्ट में सुनोगे।
अब इसके बाद इसका दूसरा जो 42 का सेकंड है वो क्या कहता है, विदाउट प्रिजुडाइस टू द जनरलिटी ऑफ दिस प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन। विदाउट प्रिजुडाइस का मतलब इस सेक्शन में कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि इस कोर्ट के पावर को कम करेगा। किस कोर्ट का? जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है, जिस कोर्ट को भेजा गया है। विदाउट प्रिजुडाइस, प्रिजुडाइस का मतलब बिना किसी अधिकार का हनन किए या बिना किसी दुराग्रह के। पूर्वाग्रह या दुराग्रह का मतलब यहां यह होगा कि बिना इस कोर्ट के राइट्स में कुछ हनन किए हुए। विदाउट प्रिजुडाइस द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 1, ये जो अभी सबसेक्शन 1 की चर्चा हमने की, द पावर्स ऑफ द कोर्ट अंडर दैट सबसेक्शन shall include the following power of the court which passed the decree namely। अब यहां क्या है कि ये कह रहा है, रूल 2 कह रहा है, इस सबसेक्शन 2 कह रहा है कि जो सबसेक्शन 1 में कहा गया, 1 में क्या कहा गया, जिस कोर्ट को भेजा जाएगा उस कोर्ट के पास ही वो सारे के सारे राइट्स होंगे एग्जीक्यूट करने का, ऐसा जैसा उसने खुद पास किया है। तो 2 में कहता है कि उस राइट में बिना छेड़छाड़ किए हुए, अर्थात वो सारा राइट तो उसका होगा ही, उस राइट के साथ साथ कुछ अन्य राइट भी इसके होंगे जो ओरिजिनल कोर्ट का था। मतलब इसको इतनी सिंपल, इतने इस फॉर्मेट में पढ़ने के बजाय सीधा समझ लो, बाद में इसको पढ़ते रहना। इसका मतलब ये होता है, कहा जाता है कि उस कोर्ट के पास भी कुछ राइट्स हैं। क्या क्या राइट्स हैं इसको देखो, मतलब जो कोर्ट भेजा गया पहला उसको तो राइट था ही, इसके अलावा भी कुछ राइट्स दिए गए हैं। वो राइट, जो राइट उसका था जिसने डिक्री पास किए हैं। तो डिक्री पास करने वाले कोर्ट के जो कुछ स्पेशल राइट्स हैं, वो राइट्स भी इस कोर्ट को और मिलेगा। क्या मिलेगा? तो पहला कि पावर टू सेंड द डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट अंडर सेक्शन 39। सेक्शन 39 में जो अभी हमने पढ़ा था उसमें क्या कहा था कि कोर्ट के पास पावर है कि किसी दूसरे कोर्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए भेज सकता है। तो ये पावर तो ओरिजिनल जिसने डिक्री पास किया था उसे था। तो यहां ये कहा गया कि जो इसके सबसेक्शन फर्स्ट में जो पावर है वो पावर तो है ही, इसके अलावा इस कोर्ट को भी यह पावर दिया गया है कि सेंड द डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर कोर्ट ऑफ सेक्शन 39। मतलब ये होगा कि इस कोर्ट को, जिस कोर्ट को किसी दूसरे कोर्ट ने भेजा था एग्जीक्यूट करने के लिए, अब इस कोर्ट के पास भी राइट है कि ये भी चाहे तो किसी दूसरे कोर्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए भेज दे। हाँ, बशर्ते वो कंसर्न होने चाहिए कि कोर्ट क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अर्थात जिस कोर्ट को किसी कोर्ट ने भेजा है, यदि उसे लगे तो वो कोर्ट भी किसी दूसरे को, मतलब एक कोर्ट ने भेजा, ए ने भेजा बी को, बी के पास भी ये राइट है कि वो सी को भेज दे एग्जीक्यूट करने के लिए। हाँ, शर्त क्या होना चाहिए कि वो सी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। पावर टू सेंड द डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट अंडर सेक्शन 39। जैसे अंडर सेक्शन 39 में अभी कहा गया था किसी भी कोर्ट में भेजा जा सकता है, तो ये कोर्ट भी भेज सकता है। इसी में बी कहता है पावर टू एग्जीक्यूट द डिक्री अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज जजमेंट डेप्टर अंडर द सेक्शन 50। सेक्शन 50 अभी मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन सेक्शन 50 में ये कहा गया है, एक कॉमन सी कंसर्न्स भी है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको याद नहीं करना, देखना नहीं है। जैसे कहा था कि मान लो डिक्री होल्डर या कोई भी व्यक्ति, मान लो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, यदि मान लो डिक्री होल्डर या डिक्री डेप्टर जिसके खिलाफ डिक्री पास किया गया है और वो व्यक्ति मर गया, तो ऐसे कंसेप्ट में क्या होगा, ये तो कॉमन से नियम है कि उसकी प्रॉपर्टी या उसके जो लीगल हायर है, लीगल हायर का मतलब ये होगा कि उसके जो नॉर्मल वसीयत वाले व्यक्ति हैं, जिसको उसका अधिकार है, उसका जो खानदानी व्यक्ति है, चाहे वो लीगल हो या जैसा भी कंसर्न्स में हो, तो उसके उत्तराधिकारियों पे वो लागू होता है। तो यही बात ये कहता है कि ओरिजिनली उस कोर्ट को तो था ही, इस कोर्ट के पास भी राइट होगा पावर टू एग्जीक्यूट द डिक्री अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज दिस जजमेंट डेप्टर। मतलब जिस व्यक्ति के खिलाफ जजमेंट था, यदि वो व्यक्ति मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ भी वो लागू कर सकता है। ये भी कॉमन सी बात है, इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है, तो कोई नई बात नहीं है, ये कॉमन सी बात है ना। मान लो एक व्यक्ति के पिता मर गया, उसके बेटे या उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उस पर एग्जीक्यूशन तो होगा ही, तो ये राइट इसके भी है। वो उस कोर्ट से बिना पूछे, ऐसा नहीं कि उस कोर्ट से जाएगा ऑर्डर लेने के लिए कि ये व्यक्ति मर गया तो हम क्या करेंगे, उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है डायरेक्ट उस पर वो एक्शन ले सकता है। और ये बातें कहीं कहा गई है, ये बातें सेक्शन 50 में कहा गया है, तो सेक्शन 50 में भी देख लेंगे कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कैसे किया जाए। ये बात हमने कोर्ट में प्लीडिंग में भी हमने चर्चा की थी कि प्लीडिंग का क्या था कि यदि कोई व्यक्ति मर गया, ऐसे कंसेप्ट उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी उसके लिए लायबल होगा, चाहे प्रोसिक्यूट करने के लिए या डिफेंड करने के लिए, जो भी होगा। अब इसके बाद इसमें सी में कहा गया पावर टू ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ डिक्री। यदि उस कोर्ट को लगे तो डिक्री को भी अटैच कर सकता है, डिक्री को भी कुर्क कर सकता है। डिक्री को अटैच और कुर्क करने का मतलब होता है, जैसे किसी परिस्थिति में कोर्ट ने
जमीन को कुर्क करता है, संपत्ति को कुर्क कर लेता है, अटैच कर लेता है, अर्थात उसकी राइट को तत्कालिक दृष्टि से उस व्यक्ति के पास नहीं होता, कोर्ट अपने पास ले लेता है, उसको कहते हैं अटैचमेंट या कुर्क करना। तो उसकी संपत्ति को जब्त कर सकता है, अटैच कर सकता है। तो ऐसे ही डिक्री को भी कुर्क किया जा सकता है, अर्थात यदि उस कोर्ट को लगे किसी ऐसे कारण से तो वो डिक्री को भी अटैच कर ले, अर्थात उसके एग्जीक्यूशन को रोक दे कुछ पर्टिकुलर टाइम तक के लिए। यहां ध्यान रखो कि जिस भी चीज को कोर्ट में अटैच कर लिया जाता है, वो जब तक अटैच रहता है तब तक उसकी सारी राइट, सारे इश्यूज कोर्ट के पास ही होते हैं, तब तक उस व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति के पास कोई राइट नहीं होता। तो डिग्री को भी कोर्ट को पास राइट है, इसी कोर्ट के जिसको भेजा गया, इस कोर्ट ओरिजिनल कोर्ट को तो था नहीं कि डिग्री को अटैच कर ले, जो जिस कोर्ट को भेजा गया उसके पास भी राइट है कि वो अटैच कर ले डिग्री को, यदि लगे ऐसा तो कुर्क कर ले, अर्थात डिग्री की भी कुर्की की जा सकती है। अब इसी में जो रूल सबसेक्शन 3 है वो कहता है कोर्ट पासिंग एन ऑर्डर इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2, जो सबसेक्शन 2 में पावर कहा गया, शैल सेंड ए कॉपी देयरऑफ इन द कोर्ट व्हिच पास्ड द डिक्री। यदि ऐसा कुछ भी किया जाएगा, चाहे लीगल हायर के साथ किया जा रहा है, मतलब ऐसा जो कुछ भी नई चीजें हुई हैं 2 में या 3rd में जो भी होगा, 2 में क्या था कि मतलब लीगल हायर के पास लीगल रिप्रेजेंटेटिव को शूट किया जा रहा है, उसके खिलाफ डिग्री को एग्जीक्यूट की जा रही है, या फिर यहां यदि होगा कि यदि पावर टू सबसेक्शन 2 shall send a copy thereof the court which passed the decree। हां, लेकिन यदि ऐसा कुछ भी होगा तो जिस कोर्ट डिसीजन तो अपने मन से लेगा, लेकिन इसकी सूचना उस ओरिजिनल कोर्ट को भी देगा जिसने डिग्री पास किया है। क्लियर हो गया? अर्थात जो 2 में क्या कह रहा है, without prejudice to generality of the provision of subsection 1 powers to court, ये सब जो पावर ओरिजिनल कोर्ट के थे इसको भी मिल रहा है, और ये सारी पावर का जब वो एक्सरसाइज करेगा तो इन बात की सूचना वाले फाइनली वो ओरिजिनल कोर्ट को भी दे देगा। क्लियर हुआ ये मुद्दा? इसके बाद हम लोग आते हैं 43। हाँ, इसी में 42nd में ही 4 एक पॉइंट है, 42nd के 4 में ही ये कहा गया कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू कन्फर। मतलब ये होगा कि जो इस सेक्शन में जो भी बातें हैं कुछ भी ऐसा नहीं होगा, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू कन्फर द कोर्ट टू व्हिच डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन एनी ऑफ द फॉलोइंग पावर, नेमली, मतलब वहां अभी क्या था 3 में क्या था कि ओरिजिनल कोर्ट के कुछ पावर भी उस कोर्ट को दे दिया गया जिसमें ट्रांसफर किया गया है। इसके पॉइंट 4 कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू कन्फर द कोर्ट टू व्हिच अ डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन एनी ऑफ द फॉलोइंग पावर। इसका मतलब होगा कि उसको ये पावर नहीं मिल रहा है, मतलब कौन कौन से पावर उसको नहीं मिलेंगे। कौन कौन से पावर नहीं मिलेंगे, स्पेशली कुछ पावर्स हैं जो उसको, जो ट्रांसफर वाला कोर्ट है उसको नहीं दिया जाएगा। तो वो क्या है, तो इसमें कहा था पावर टू एग्जीक्यूशन एट द इंस्टेंस ऑफ ट्रांसफरी ऑफ द कोर्ट। इसका मतलब ये होगा कि जिस कोर्ट को भेजा गया है, कोर्ट कॉम्पिटेंट है, कोर्ट ऑथराइज है। अब कोर्ट में इसका मतलब वो कोर्ट इसका सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है, इसका मतलब है कि उस कोर्ट की अपनी एक इंडिपेंडेंसी है। तो जब उस कोर्ट की अपनी इंडिपेंडेंसी है तो उसको लागू कैसे किया जाए, इस बात के सारे निर्णय भी उस कोर्ट के स्वयं के होंगे। हाँ, लागू करने के बाद इस बात की सूचना दे देगा, दैट इज द इनफ। इसका मतलब यह नहीं होगा कि वो कोर्ट उसे गाइड करेगा, वो कोर्ट उसे बताएगा कि लागू कैसे करना है या लागू नहीं करना है, या उस कोर्ट की इच्छा पे होगी, ये बातें नहीं होंगी। तो अर्थात ये होगा कि पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ एट द इंस्टेंस का मतलब उसकी इच्छा पे, एट द इंस्टेंस ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द डिक्री, जो डिक्री ट्रांसफर किया है उसके इच्छा पे वो ये नहीं करेगा, ये राइट उसके पास नहीं है। इन द केस ऑफ डिक्री पास्ड अगेंस्ट फर्म, यदि किसी फर्म या किसी संस्था संगठन के खिलाफ पास किया गया, पावर टू ग्रांट द लीव टू एग्जीक्यूट सच डिक्री अगेंस्ट एनी पर्सन अदर देन सच पर्सन इज रेफर्ड टू इन क्लॉज B or C of sub rule 1 of rule 50 of order 21। अर्थात ऑर्डर 21 में जो B और C के कंसर्न्स हैं, अर्थात इसमें यह है कि केवल उस पार्टी पे ही डिक्री लागू हो सकती है। वहां जब हम लोग रूल 50 को पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा यह है कि रूल B में यह है कि जब भी डिक्री किसी के खिलाफ पास की जाएगी तो डिक्री उसी फर्म में, जो फर्म का ओरिजिनली पार्टनर होगा उसके खिलाफ ही लायबल होगा, या यदि मान लो कोई फर्म है तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी डिक्री हो सकती है जो व्यक्ति स्वतः ही कोर्ट में पहुंचा था और उसने ये बताया था कि वो भी इस फर्म के पार्टी हैं, और कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। एक तो क्या कहा, फर्म के जो लीगल पार्टनर है उस पर तो डिग्री एग्जीक्यूट होगा ही। बी कहता है इसका स्पेशली
कि वो व्यक्ति जो नॉर्मली जिसको पार्टनर नहीं माना गया था, लेकिन मुद्दे के दौरान कोर्ट में खुद आया था और उसने ये बताया कि हम भी इसके पार्टनर हैं और कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और सी में कहा गया कि व्यक्ति पार्टनर है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसे भी यदि फर्म को स्यूट किया जा रहा है और उसे भी इंडिपेंडेंटली समन भेजा गया और वो व्यक्ति पार्टनर था या नहीं था इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति अपीयर नहीं हुआ और उसने कोर्ट में ये प्रूव नहीं किया कि वो पार्टी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति भी उस फर्म का पार्टनर माना जाएगा, तो इस पे भी डिक्री स्यूट किया जा सकता है। ये हम लोग जब रूल 50 पढ़ेंगे ऑफ द ऑर्डर 21 तो उसमें डिटेल डिस्कशन करवाएंगे। तो बी में क्या है कि ये व्यक्ति भी पार्टनर माना जाएगा, इसको ऐसे समझ लो। इसमें एक कहा था कि उस व्यक्ति को भी कोर्ट का पार्टनर, उस फर्म का पार्टनर माना जाएगा जिसे डायरेक्टली कोर्ट ने नोटिस नहीं किया था, इस बात की कोई प्रामाणिकता भी नहीं थी कि वो व्यक्ति भी पार्टनर है, लेकिन उस व्यक्ति ने खुद से स्वतः आके कहा कि इस कोर्ट में उसकी भी हिस्सेदारी है इस बाद में और इस फर्म का वो पार्टनर है। तो जब खुद वो मान रहा है तो इसके खिलाफ यदि कोई फैसला आया या पॉजिटिव फैसला है तो उसमें भी उसकी हिस्सेदारी होगी। और सी में कहता है कि यदि मान लो किसी व्यक्ति को ये बुलाया गया कि आप फर्म के पार्टनर हो, आपको अलग से समन भेजा गया और वो व्यक्ति इस बात को डिनाई नहीं करता है, डिनाई करता है यदि वो आके कि नहीं वो उसका पार्टनर नहीं है तब तो अलग कंसर्न है, वो डिनाई नहीं करता इंडिपेंडेंटली, फिर भी वो चुपचाप बैठा रहता है, इसका मतलब होगा कि उसने समन को एक्सेप्ट कर लिया और इसका मतलब वो व्यक्ति पार्टी है, तो इस व्यक्ति पे भी लागू किया जा सकता है। इसके अलावा वो किसी को लीव नहीं दे सकता, छूट नहीं दे सकता। तो ये स्पेशली हम लोग डिस्कस करेंगे जो ऑर्डर 21 पढ़ेंगे तब। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 43 की बात करते हैं। सेक्शन 43 ये कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पास्ड इन बाय सिविल कोर्ट इन प्लेसेस ऑफ व्हिच द कोर्ट डजंट एक्सटेंड। अब यहां स्पेशली इस बात को ध्यान रखो कि कहा जाता है कि उस कोर्ट के द्वारा यदि डिक्री पास की जाती है जहां इस कोड का प्रावधान नहीं है, अर्थात जहां सीपीसी लागू नहीं होता, और वो कोर्ट यदि ऐसा कोई ऑर्डर पास करता है या डिक्री पास करता है वो कैसे लागू होगा। ये एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पास्ड बाय सिविल कोर्ट, वो सिविल कोर्ट इन प्लेसेस टू व्हिच द कोर्ट डजंट एग्जिस्ट या एक्सटेंड, मतलब डजंट एक्सटेंड का मतलब जहां सीपीसी के प्रभाव नहीं है। भारत में भी हमने कहा कई सारे रेवेन्यू कोर्ट हैं, स्मॉल कोर्ट से चिट्टा है जिसपे सीपीसी लागू नहीं होते, तो उस कोर्ट के द्वारा क्या होगा, कहा था एनी डिक्री पास्ड बाय एनी सिविल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया व्हिच द प्रोविजन ऑफ दिस कोड डोंट एक्सटेंड, मतलब ऐसा भारत के अंदर का ऐसा कोई भी सिविल कोड जिसपे सीपीसी लागू नहीं होता, और by any court established or continued by the authority of central government outside India may be। अब यह कंसेंस ये है कि हमने कहा कि ये कई बार डिस्कशन हुआ था ऐसा पॉइंट कि इस कंसेंस में कोर्ट कौन सा होगा, तो वो इसमें ये कह रहा है कि वो कोर्ट जो भारत सरकार द्वारा स्थापित है लेकिन भारत से बाहर स्थापित है उसमें भी सीपीसी लागू नहीं होता, और कुछ कोर्ट ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी भारत सरकार के अंतर्गत है, भारत देश के अंतर्गत है, लेकिन फिर भी सीपीसी लागू नहीं होता, तो वो दोनों ही कोर्ट या तो इंडिया के अंतर्गत है सीपीसी लागू नहीं होता, या इंडिया के बाहर है लेकिन गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया में वो कर सकता है इफ इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट बाय व्हिच इट वाज पास्ड, मतलब यदि इस दोनों ने कोई आदेश पास किया है और इसके जुरिस्डिक्शन से बाहर का मुद्दा है। यदि मान लो ये दोनों ही कोर्ट, कौन कौन कोर्ट, वो कोर्ट जो भारत के अंदर है लेकिन सीपीसी लागू नहीं है, वो कोई डिग्री पास करता है और उस डिग्री को उसके स्वयं के अंदर ही लागू करवानी है, तब तो कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन यदि उसको डिग्री उस जगह पास करवानी है जहां सीपीसी लागू है, ऐसे कंसेंस में क्या होगा, तो कहा जाता है कि इफ कैन नॉट बी एग्जीक्यूट विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट बाय व्हिच इट वाज पास्ड, मतलब ये दोनों ही कोर्ट ने डिग्री पास किया और अपने अपने जुरिस्डिक्शन में इसको लागू नहीं करवा सकता, ऐसे वो मतलब वो जो मुद्दा लागू होने वाला है वो बाहर का है, ऐसे कंसेंस में क्या होगा, बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर हेयरिन प्रोवाइडेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट इन द टेरिटरीज टू व्हिच दिस कोड एक्सटेंडेड, अर्थात ऐसे कंसेंस में जैसे सीपीसी का प्रावधान है कि अन्य कोर्ट को भेजा जाता है और अन्य कोर्ट जैसे उस मुद्दे को डील करती है, एग्जीक्यूट करती है, वैसे ही इसको भी एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, अर्थात उससे बाहर जहां सीपीसी लागू है वहां जो नियम है उस कोर्ट को भेजेगा और वो कोर्ट अपने तरीके से उस मुद्दे को एग्जीक्यूट करवा देगी। क्लियर हुआ, एक टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर, उस मैनर में एग्जीक्यूट किया जाएगा हेयरिन प्रोवाइडेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट इन द टेरिटरीज टू व्हिच दिस कोड एक्सटेंड्स, अर्थात जहां सीपीसी लागू है वो कोर्ट जैसे लागू करवाता है वैसे ही ये भी लागू हो जाएगा। अब इसके बाद आता है सेक्शन 44, जो सेक्शन 44 है वो ये कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पास्ड बाय रेवेन्यू कोर्ट इन प्लेसेस टू व्हिच दिस कोर्ट डजंट एक्सटेंड। अब ऐसे कंसर्न्स में ऐसा है जो रेवेन्यू कोर्ट है जिसमें
डजंट एक्सटेंड, मतलब जिसमें सीपीसी लागू नहीं है। हमने कहा वो कौन सा था, कुछ सिविल कोड जहां लागू नहीं है, और ये है कुछ रेवेन्यू कोड जहां लागू नहीं है। यहां ध्यान रखो, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पास में सिविल कोड, मतलब भारत में हमने कहा था ना कई बार कि कुछ सिविल कोड भी है और कुछ रेवेन्यू कोड भी है, स्पेशली जिसपे लागू नहीं होता। तो सिविल कोड यदि पास करता है जिसपे सीपीसी का प्रावधान नहीं है, ऐसे कंसर्न और उसके एरिया से बाहर का मुद्दा है, तो वो सारे रूल लागू होंगे जो सीपीसी के तहत लागू है, और उस आधार पर उससे बाहर का जो एरिया है वो लागू करवाएगा, मतलब जहां वो कोड भेजेगा। यही बातें इसमें भी होंगी, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पास में रेवेन्यू कोड, यदि रेवेन्यू कोड ऐसा कर रहा है तो यहां भी ये होगा। इसमें क्या कंसर्न्स है ये ध्यान रखो, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, इस कंसर्न्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालेगा, डिक्लेयर दैट द डिक्रीज ऑफ एनी रेवेन्यू कोर्ट इन पार्ट ऑफ इंडिया टू व्हिच द प्रोविजन ऑफ दिस कोड डोंट एक्सटेंड, मतलब वो पार्ट जिस पे लागू नहीं होता, और एनी क्लास ऑफ सच डिक्री मे बी एक्जीक्यूटेड इन द स्टेट एज इफ दे हैड बीन पास्ड बाय द कोर्ट इन दैट स्टेट। मतलब ये होगा कि यदि किसी रेवेन्यू कोर्ट, या ध्यान रखो इसमें पूरे देश का कोई भी रेवेन्यू कोर्ट हो सकता है या इस टाइप का स्पेशल कोर्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, स्टेट गवर्नमेंट को बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन निकालेगा कि वो कौन सा होगा, डिक्लेयर दैट, और उसमें डिक्लेयर करना होगा दैट डिक्रीज ऑफ एनी रेवेन्यू कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, पूरे देश का कोई भी रेवेन्यू कोर्ट जिस पर व्हिच प्रोवाइड्स द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड नॉट एक्सटेंड, मतलब वो देश का कोई भी रेवेन्यू अदालत जिसपे सीपीसी लागू नहीं होता, और एनी क्लास ऑफ सच डिग्री, या इस तरह का कोई डिग्री मे बी एग्जीक्यूटेड बाय द स्टेट, उसके स्टेट में ऐसे ही लागू होगा जैसे उसके स्टेट के कोर्ट ने इसको लागू करवाया है। क्लियर, अब ये बात क्लियर हो गई। अब इसी में आता है 44(1), जो 44 का ए है, इसमें कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पास बाय कोर्ट इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का मतलब यह होता है कि जिसको भारत सरकार ने ऐसा घोषणा किया कि देश से बाहर या कोई ऐसा कंसर्न्स कि वो रेसिप्रोकेटरी टेरिटरी है, जिस टेरिटरी को माना जाएगा, जिसको सरकार रेसिप्रोकेटरी टेरिटरी घोषित करे। तो इसमें यह है कि where a certified copy of decree of any such superior court of any reciprocatory territory has been filed in district court, the district court decree may be executed in India as if had been passed by district court। मतलब ऐसा होगा, इसको ऐसे समझ लो कि यदि किसी को सरकार ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी एरिया को सरकार ने रेसिप्रोकेटरी एरिया घोषित किया है, इसके लिए एक्सप्लेनेशन इसके आगे दिया हुआ है, पहले यहां देख लो, पहले एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं फिर आगे आएंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है या देख लो, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी मींस एनी कंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया व्हिच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे by notification in the official gazette declare to be reciprocating territory for purposes of this section, and the superior court with the reference of such territory means the court as may be specified in said notification। अर्थात सबसे पहले तो हम ये समझते हैं 44A क्या कहता है, रेसिप्रोकेटरी टेरिटरीज में जो कोर्ट है। अब रेसिप्रोकेटरीज क्या है, तो इसके एक्सप्लेनेशन में दिया है, ये बताता है कि देश से बाहर का कोई भी कोर्ट या एरिया जिसे सरकार ऐसा घोषित करे ऑफिशियल गैजेट में, नोटिफिकेशंस में, तो पहले तो वो एरिया होगा रेसिप्रोकेटरी एरिया, और उस एरिया के किस कोर्ट को सरकार नॉमिनेट करती है वो कोर्ट का भी नाम होगा। अब ये दोनों ही पार्ट हो जाएगा। अब इस दोनों पार्ट में रेसिप्रोकेटरी एरिया और सुपीरियर कोर्ट समझ में आ गया। अब चलते हैं 44 के ए में, हम लोग ये कहता क्या है। तो 44A कहता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पास्ड बाय कोर्ट इन रेसिप्रोकेटरी एरिया, तो मतलब उस एरिया, पहले तो ये एरिया क्या हो गया, इसके एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी क्लियर है, हमने अभी दिखा दिया इस बात को कि जो विदेश का एरिया होगा जहां सरकार, जिसको सरकार ने, भारत सरकार ने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड किया है, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। वेयर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ डिक्री, मतलब वहां का, विदेश में यदि कोई कोर्ट ने डिक्री पास किया है, वो कौन सा, लेकिन वो स्पेशली रेसिप्रोकेटरी टेरिटरी होना चाहिए और ये भारत सरकार द्वारा उद्घोषित होना चाहिए। टेरिटरी हैज बीन फाइल्ड इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एग्जीक्यूट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यदि उसके ऑर्डर या डिक्री को फाइल किया गया, द डिक्री मे बी एग्जीक्यूटेड, डिक्री ऐसे एग्जीक्यूट किया जाएगा एज इफ हैड बीन पास्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वही पुराने घिसे पिटे रूल, वही बातें हो गई। यदि मान लो हमने कहा कि जिस कोर्ट को भेजा जाता है वो अपने तरीके से नियम करता है, वो कहां था, देश के लिए, रेसिप्रोकेटरी एरिया से भी यदि भेजा और भारत सरकार ने उसको मान लिया है तो वो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसे ऐसे ही लागू करेगा जैसे कि वो स्वयं का उसका फैसला हो, स्वयं का डिक्री हो। अब इसी में पॉइंट सेकंड कहता है, टुगेदर विद द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिक्री शैल बी फाइल्ड
a certificate from such superior court stating the extent, if any, to which the decree has been satisfied or adjusted, and such certificate shall for the purpose of proceeding under this section be conclusive of the extent of such satisfaction or adjustment. इसका मतलब ये होगा कि वो फैसला कैसे लागू होना है, उस फैसला की जो चूंकि देश के अंदर तो सीपीसी लागू होता है, तो सीपीसी के अंदर तो प्राय सारे लोगों को पता ही होता है कि किस फैसले के क्या कंसर्न्स होंगे। चूंकि ये रेसिप्रोकेटरी एरिया से है, तो इसमें कहा जाता है कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिग्री के साथ साथ उसे लागू कैसे करना है, एडजस्ट कैसे करना है, एजुकेट कैसे करने हैं, वो सारे एक्सटेंट का एक कॉपी भी चाहिए होगा। और वो कॉपी जब वो भेजेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि उसको कैसे लागू करवाया जाए, किस किस कंसर्न्स में किस एक्सटेंट तक इसकी फैसला का प्रभाव होगा, तो वो सारा चीज डिस्ट्रिक्ट जज अपना दिमाग नहीं लगाएगा, उसी सर्टिफिकेट को मानेगा, क्योंकि विदेशी को इतनी हमें रिस्पेक्ट करनी होगी, और उसी कोर्ट के उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही उसे आगे बढ़ना होगा। तो कहा जाता है कि बी कंक्लूसिव प्रूफ, वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि उस कोर्ट ने सर्टिफाइड कॉपी दिया है, एक्सटेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन और एडजस्टमेंट। अब यहां इसी में आता है, इसी का जो सेक्शन 3 है, 3 में क्या कहता है, द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 47 शैल एज फॉर्म फेलिंग द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिग्री अप्लाई टू प्रोसीडिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लागू होगा, एग्जीक्यूटिंग अ डिग्री अंडर दिस सेक्शन, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल रिफ्यूज एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सच डिग्री। यहां स्पेशली इस बात को ध्यान रखना होगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सारे नियम लागू होंगे, लेकिन हमने अभी क्या कहा था कि जिस कोर्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा जाएगा, वो केवल इस आधार पर नहीं कि उस भेजने वाले कोर्ट ने कह दिया और इसीलिए लागू कर रहा है, कुछ राइट्स उसके अपने भी हैं एग्जीक्यूशन करने में, वो हमारे यहां के भी कोर्ट के लिए था, और यही बात इसके लिए भी कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल रिफ्यूज, यदि कोर्ट को ऐसा लगे तो शैल मतलब वो कर देगा, रिफ्यूज द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सच डिग्री, उस डिग्री को लागू करने से मना कर देगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इफ इट इज, यदि shown the satisfaction of the court that decree was fall within any of the exceptions specified in clause A to F of section 13। कहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है वो उस एप्लीकेशन को या उस रेसिप्रोकल टेरिटरीज वाले जजमेंट को लागू करने से, डिग्री से मना कर दे, यदि उसे लगे, यदि वो इस बात से सेटिस्फाइड है कि सेक्शन 13 के जो ए से एफ तक में एक्सेप्शन दिए गए हैं, यदि उन एक्सेप्शंस के अधीन वो आता है, तो वो उसे लागू करने से मना कर दे। अब याद करिए सेक्शन 13 क्या है, तो सेक्शन 13 है, अब देखोगे सीपीसी में, तो कब फॉरेन जजमेंट को लागू नहीं किया जाएगा। सेक्शन 13 on the satisfaction of court that degree fall in the section 13, ये क्या है, ये है सेक्शन 13 कब फॉरेन कोर्ट का डिग्री लागू नहीं होगा। अब याद करिए, इसमें भी हमने बहुत सारे डिस्कशन ऑलरेडी करवा दिया था। ए टू एफ में क्या होगा, या वो डिग्री फॉरेन से लिया गया हो, या भारतीय कानून के खिलाफ वो कानून जा रहा हो, या गलत डॉक्यूमेंट पेश किए गए हो, ये टोटल ए टू एफ है। पूरा लेक्चर को देखेंगे, उसमें याद कर लेना। तो क्या है कि कब विदेशी कंपनी, ये विदेशी न्यायाधीश या डिग्री को नहीं माना जा सकता है। तो ए से लेके एफ तक इसमें टोटल पॉइंट्स हैं। इसमें है कहीं गई कि जब फ्रॉडेंट से हो गया हो, या वो ऐसा कानून हो जो भारतीय कानून के खिलाफ हो, या वो कोर्ट ऑथराइज नहीं हो, ऑथेंटिटिव नहीं हो, ऐसे कंसेप्ट में तमाम रूल्स हैं। तो इन सब में यदि कोई भी आ रहा है तो वो कोर्ट मना भी कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लागू करने से। अब एक्सप्लेनेशन ये हो ही गया, एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमने कर दिया कवर। अब फिर हम लोग बात करते हैं जो 45 है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया यदि एग्जीक्यूट करवाना है क्या करना होगा। अभी हमने क्या कहा कि आउटसाइड ऑफ इंडिया ने डिक्री पास किया था, उसे लागू करवा रहे थे। 45 कर रहा है कि इंडिया ने पास किया है, मतलब भारत के जो कोर्ट है वो पास किया है, लेकिन उसे भारत से बाहर लागू करवानी है। तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री आउटसाइड इंडिया। ध्यान रखो 44 में क्या था कि बाहर से पास हुआ है, भारत में लागू करवानी है। 45 कहता है भारत में डिक्री पास हुआ है, विदेश में लागू करवानी है। सो मच ऑफ द फॉरगोइंग सेक्शंस, जो फॉरगोइंग सेक्शंस है, इससे पहले तक की जो पुराने जितने भी सेक्शंस की हमने बात की, दिस पार्ट एज एम्पावर्स द कोर्ट, ये पार्ट कोर्ट को एम्पावर करता है, शक्ति देता है, टू सेंड अ डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन, कि डिक्री को एग्जीक्यूशन करने के लिए भेज दे, टू अनदर कोर्ट शैल बी कंस्टिट्यूट बाय एज
empowering a court in any state to send a decree for execution to any court established by authority of central government outside India to his the state government में भी नोटिफिकेशन। ये हमने सावन के केस में भी इस बात को डील किया था कि यदि ऐसा है तो भारत सरकार फॉरेन में भी क्या है, किसी भी देश को तो नहीं भेजा जा सकता। हाँ, उसके कुछ नियम है कि जिसको भारत सरकार ने नोटिफाइड किया है या भारत सरकार ने जिसकी स्थापना की है। फॉरेन कोर्ट में कौन कौन से कोर्ट आते हैं, याद करो, समन वगैरह में इसकी डिस्कशन की थी। वो कोर्ट जो भारत सरकार ने स्थापना किया है या पहले से यह स्थापित है, देश से बाहर है, पहले से यह स्थापित है लेकिन भारत सरकार उसे कंटिन्यू कर रही है, दो तो ये हो गया। और तीसरा वो जिसको भारत सरकार ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसको नोटिफाइड कर दिया कि वो विदेशी कोर्ट की मान्यता होंगी। इस तीनों ही कोर्ट को वैसे ही भेजा जा सकता है। तो कैसे भेजा जा सकता है? सबसे पहले हम उस देश में जो या अपने देश के जो हमारे विदेश मंत्रालय से संबंधित जो अधिकारी होंगे या मंत्रालय होंगे, उस मंत्रालय को भेजा जाएगा। उसके साथ एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होगा और उसके साथ वो उस कोर्ट को भेज दी जाएगी जिस कोर्ट में उसे एग्जीक्यूट करना होगा। ये पूरी दुनिया के कोर्ट के लागू नहीं होंगे। किस किस कोर्ट के लिए लागू होंगे? वो कोर्ट जो भारत के बाहर है। भारत के बाहर में भी कौन? जिसे भारत सरकार ने स्थापित किया है। दूसरा, भारत सरकार ने स्थापित नहीं किया, पहले से ही चल रहा है लेकिन भारत सरकार ने उसे लागू किया है। और तीसरा, जिसको भारत सरकार ने, अन्य कोई कोर्ट है जिसे भारत सरकार ने नोटिफाइड किया है। तो कैसे भेजा जाएगा? विदेश मंत्रालय से संबंधित मसले जो मंत्रालय होगा उसको, और फिर वो उस कोर्ट को भेजेगा फॉर एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके बाद 46 ये है प्रिसेप्ट। ये जो प्रिसेप्ट है इसको कहते हैं आज्ञा पत्र। अब कई बार कंसर्न ये होता है, इसको ऐसे समझ लो कि यदि मान लो कोर्ट ने डिक्री दिया, अभी डिक्री के एग्जीक्यूशन में टाइम है और उस व्यक्ति को यह लगता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ डिक्री आया है वो व्यक्ति अपनी जहां उसकी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को चाहता है कि उससे पहले ही बेच लें ताकि डिक्री एग्जीक्यूट ना हो पाए या डिक्री एग्जीक्यूशन से उसे कोई घाटा नहीं हो। ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा? हमने कहा कि यदि उसकी प्रॉपर्टी एक्सेट्रा दूसरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में होंगे तो वहां की कोर्ट डिक्री लागू करवाएंगी। लेकिन जब तक ये प्रोसेस होगा, जब तक उसे भेजा जाएगा, तब तक पहले ही प्लेंटिफ को ऐसी अंदेशा है कि वो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकता है या अपनी प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है, हटा सकता है। ऐसे कंसर्न्स में इस कोर्ट को यदि एप्लीकेशन दिया जाता है प्लेंटिफ के द्वारा, तो प्लेंटिफ के द्वारा जब एप्लीकेशन दिया जाता है तो कोर्ट ये करता है कि उस जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट को ये स्पेशली प्रिसेप्ट भेजता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लो। प्रॉपर्टी को अटैच करने का मतलब कि वो प्रॉपर्टी को बेच नहीं पाए। यहां दो चीजें ध्यान रखो, एक तो जब डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया तब तो अलग बात है, लेकिन मान लो अभी डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए नहीं भेजा है लेकिन फिर भी जो प्लेंटिफ है उसे अंदेशा है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है, समाप्त कर सकता है। ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट उसको वो व्यक्ति उस कोर्ट के लिए एप्लीकेशन देगा अपने ही कोर्ट में कि कहा जाए कि उसकी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखा जाए। तो ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट प्रिसेप्ट जारी करती है और प्रिसेप्ट जारी करने में उस कोर्ट को आदेश दिया जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लो। लेकिन वो अटैचमेंट 2 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है। इस बीच में यदि उसी कोर्ट को ये डिक्री लागू करने के लिए भेज दिया जाए तब तो फिर जो लागू करने के कंसर्न्स होंगे वो होंगे, या नहीं तो उसको प्रॉपर्टी को फ्री कर दिया जाएगा। तो यही बात है 46 में कहा गया। 46 में क्या है? तो प्रिसेप्ट समझ में आ गया, आज्ञापत्र। तो ये कहा जाता है कि अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर द कोर्ट विच पास द डिक्री में, यह ध्यान रखो, एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर द कोर्ट विच पास द डिक्री में whenever it thinks fit, जब भी उसे लगे, इश्यू ऑफ प्रिसेप्ट टू एनी अदर कोर्ट, दूसरे कोर्ट को भेज सकता है, which would be competent to execute such decree, उस कोर्ट को जो कोर्ट उस डिक्री को एग्जीक्यूट करने में सक्षम हो, अर्थात जहां उसे भेजना है बाद में सक्षम हो। अटैच एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेब्टर, जजमेंट डेब्टर का मतलब जिसके खिलाफ जजमेंट आया है, एंड स्पेसिफाइड इन द प्रिसेप्ट, मतलब उस प्रिसेप्ट में जिस प्रॉपर्टी के बारे में लिखा गया है उस प्रॉपर्टी को अटैच कर ले। क्लियर होगा किस कंसर्न्स में? जैसे मान लो जजमेंट हो गया, अब डिक्री हो गई, उसके बाद डिक्री जिसके पक्ष में मिला है उसको लगा कि जो विरोधी पार्टी है अपनी जमीन एक्सेट्रा को हटा सकता है। ऐसे कंसर्न्स में उस कोर्ट में वो एप्लीकेशन देगा अपने ही कोर्ट में, और ये कोर्ट उस कोर्ट को जिसमें डिक्री को एग्जीक्यूशन करना है, एग्जीक्यूशन से पहले प्रिसेप्ट भेजेगा ताकि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लो, जिससे वो प्रॉपर्टी को बेच ना सके, उसको डिस्पोज ना कर सके।
अब इसी में दूसरा है द कोर्ट टू व्हिच प्रिसेप्ट इज सेंट, जिस कोर्ट को प्रिसेप्ट भेजा जाएगा, आज्ञा पत्र। यहां ध्यान रखो, यदि डिक्री के लिए भेज दिया जाता तो अलग कंसर्न था, अभी केवल प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए भेजा जा रहा है। तो प्रिसेप्ट इज सेंट शैल प्रोसीड to attach the property in the manner prescribed in regard to the attachment of property in the execution of decree। जैसे एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा, उसी तरीके से परसेप्ट्स में भी डिक्री को अटैच किया जाएगा। ये ध्यान रखो, परसेप्ट्स और अटैच दोनों में अटैच करने की जो प्रोसेस होंगी वो डिक्री के ही तरह से होंगे। तो कहा तक जैसे डिक्री में अटैच किया जाता है, वैसे ही वो जिस कोर्ट को भेजा जाएगा वो उसी तरह से उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा। लेकिन इसमें यह है, प्रोवाइडेड दैट नो अटैचमेंट अंडर प्रिसेप्ट शैल कंटिन्यू फॉर मोर देन 2 मंथ। 2 महीने से ज्यादा प्रिसेप्ट्स में नहीं रह सकता है, अनलेस तब तक अनलेस जब तक कि द पीरियड ऑफ अटैचमेंट इज एक्सटेंडेड बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट व्हिच पास द डिक्री। मतलब सामान्य कंसर्न्स में 2 महीने से ज्यादा अटैचमेंट में नहीं रह सकता प्रिसेप्ट के तहत। कुछ एक्सेप्शन है, कब? अनलेस द जिस कोर्ट ने डिक्री पास किया है, व्हिच पास द डिक्री, वो इसको बढ़ा दे एक ऑर्डर के द्वारा। मान लो उस कोर्ट ने ही दोबारा प्रिसेप्ट में भेज दिया कि इसको कुछ दिन और बढ़ाया जाए, तो या फिर अनलेस बिफोर द डिटर्मिनेशन ऑफ सच अटैचमेंट डिक्री हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कोर्ट बाय व्हिच अटैचमेंट हैज बीन मेड एंड द डिक्री होल्डर हैज अप्लाइड फॉर एन ऑर्डर ऑफ सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। कहा था कि सामान्यतः प्रिसेप्ट 2 महीने ही रहेगा, लेकिन ये तब बढ़ाया जा सकता है टाइम जब जिस कोर्ट ने डिक्री दिया है उस कोर्ट ने दोबारा से उसे ऑर्डर दिया कि प्रिसेप्ट को बढ़ाया जाए, या फिर उस कोर्ट ने इससे पहले ही उस कोर्ट को ऑर्डर ही भेज दिया कि डिक्री करने के लिए, जो डिक्री है डिक्री ही भेज दिया एग्जीक्यूट करने के लिए। ऐसा ध्यान रखो कि प्रिसेप्ट जहां भेजा गया, अब 2 महीने के अंदर ही यदि डिक्री ही भेज दी गई उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, तब तो डिक्री का एग्जीक्यूशन करेगा और उस एग्जीक्यूशन में यदि उसे सेल एक्सेप्टेंस करना है तो वो प्रोसेस कर लेगा। यदि ये दोनों ही काम नहीं हुए, या तो एग्जीक्यूट करने की प्रोसेस नहीं हुई या सेलिंग की प्रोसेस नहीं हुई और उस कोर्ट ने प्रिसेप्ट को बढ़ाने का भी आदेश नहीं दिया, ऐसे कंसर्न्स में 2 महीने में उस प्रॉपर्टी को फ्री करने होंगे। क्लियर हुए? इसीलिए कहा था जो प्रिसेप्ट है वो डिक्री का एग्जीक्यूशन नहीं है, डिक्री के एग्जीक्यूशन को प्रोसेस करने के प्रोसेस है। अर्थात डिक्री के एग्जीक्यूशन में कोई बाधा ना आए, इसके लिए एक सेफगार्ड है। स्पेशली ध्यान रखो, प्रिसेप्ट के बारे में कहा जाता है कि जो प्रिसेप्ट है ये एग्जीक्यूशन नहीं है, ये एग्जीक्यूशन के रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं आए, कोई ऑब्स्टिकल्स ना आए, इसके लिए रास्ता क्लियर करता है। इसलिए ये 2 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। यदि ये ज्यादा होगा, अदरवाइज जब तक कि कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन ना हो, कोई पर्टिकुलर कारण नहीं हो, तो 2 महीने से ज्यादा रखना इलीगल होगा। ये हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट की चर्चा करवाएंगे उसमें हम लोग चर्चा करवाएंगे क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। अर्थात क्वेश्चन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो होगा वो कौन कौन सा क्वेश्चन डिसाइड करेगा, किस क्वेश्चन को डिसाइड नहीं करेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में इस बात को देखेंगे।